नमस्कार साथियों, मैं दिनेश उपाध्याय। राम गुरु जी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम आज मध्य प्रदेश के जो असिस्टेंट प्रोफेसर में पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर 2 है, उसमें यूनिट 10 को कवर करने वाले हैं। यूनिट 10 में जो आपको पता है कि जो प्रशासन वाली व्यवस्था है, जो राज्य की प्रशासन की व्यवस्था है, सचिवालय है, सचिव है, आयुक्त हैं, जिलाधीश है, इनकी भूमिका, इनका योगदान किस तरीके से राज्य में देखा जाता है, तो उस सब पे आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है। तो इस क्लास में हम मेनली आज का जो डिस्कशन करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश में राज्य के सचिवालय पर करने वाले हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो राज्य के सचिवालय पर होने वाला है, मध्य प्रदेश स्टेट सेक्रेटेरिएट पर होने वाला है। ठीक है, तो इस टॉपिक को बहुत ही गहराई के साथ और बहुत ही अच्छे फैक्ट्स के साथ हम इसको डील करेंगे और पूरा का पूरा जो डिस्कशन होगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर और जो सिविल सर्विस का जो मेंस एग्जाम होता है उससे ओरिएंटेड होगा। ठीक है, तो हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। मध्य प्रदेश का जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है वो मेनली अगर पॉलिटिकल साइंस देखा जाए तो उस पर 10 यूनिट्स हैं। 10वीं यूनिट जो मुख्य रूप से है वो मध्य प्रदेश के प्रशासन के ऊपर है। मध्य प्रदेश का प्रशासन, अब उस प्रशासन में अगर आपका टॉपिक अगर आएगा तो सचिवालय, मुख्य सचिव, सचिव और आयुक्त वगैरह इससे पूछे जाएंगे। इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन इन मध्य प्रदेश, सेक्रेटेरिएट, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी एंड कमिश्नर्स। ठीक है, तो ये टॉपिक्स इसमें क्या है मुख्य रूप से रहेंगे। इसमें जो चीफ वर्ड लिखा है थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना, ई वर्ड इसमें नहीं था। तो ये क्या है कि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आज की क्लास में हमारे डिस्कशन होने वाला है, जिसमें मुख्य रूप से हम सेक्रेटेरिएट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश हिंदी में? सचिवालय। इसके अलावा जो आगे की क्लासेस हमारी होगी वो सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। इसमें कौन कौन से टॉपिक करेंगे? जिला प्रशासन, जिलाधीश की भूमिका, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन मध्य प्रदेश, रोल ऑफ कलेक्टर, मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय सुशासन संगठन एवं शक्तियां, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन मध्य प्रदेश, ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर, शहरी स्थानीय स्वशासन संगठन एवं शक्तियां, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर्स। और एक पॉइंट इसमें बहुत ही यूनिक सा है कि स्थानीय स्वशासन में वित्त, नौकरशाही और स्वायत्तता, यानी कि फाइनेंस, ब्यूरोक्रेसी और ऑटोनॉमी, इनका क्या रोल रहता है, इनका क्या इंपॉर्टेंस रहता है, वो आपसे पूछेगा। मतलब उन्होंने इवन जैसे कि राज्य स्तर पे जो मंत्री परिषद है उसकी प्रशासनिक ढांचा तो आपसे पूछेंगे। जिला स्तर पे जो जिलाधीश है, डीएम है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उसका तो आपसे पूछेंगे। ग्रामीण स्तर पे जो स्थानीय स्वशासन है, चाहे वो निकायों का हो, नगर निकायों का हो, चाहे ग्रामीण स्तर पे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत का हो, उनका भी प्रशासन, उनकी भी वित्त व्यवस्था, उनकी भी नौकरशाही, उनका भी स्वायत्तता वगैरह का जो संरचना है, व्यवस्था है, वो भी आपसे पूछी जाएगी, जिसको हम हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस, ब्यूरोक्रेसी एंड ऑटोनॉमी इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य, जनजातीय पिछड़े वंचित वर्ग का उत्थान, नक्सली समस्या से जुड़े मुद्दे। ये टॉपिक थोड़ा सा मिसलेनियस वाला है, जिसमें पॉलिटिक्स सिनारियो पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश में जो पॉलिटिकल सिनारियो है उसके पे बल दिया गया, उसमें भी एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइब्स पे फोकस किया गया, बैकवर्ड क्लास पे फोकस किया गया, डिप्राइव्ड क्लास पे फोकस किया है, और साथ में नक्सलाइट जो प्रॉब्लम है उस पे बल दिया गया है कि कैसे ये जो अलग अलग जो वर्ग है, अलग अलग जो क्लास है, वो कैसे मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल जो एक स्ट्रक्चर है उस पर क्या अपना क्या रखता है, एक व्यवस्था रखता है, उससे जुड़े क्या मुद्दे हो सकते हैं और परिदृश्य क्या है उसमें। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का योगदान, विमेन्स पार्टिसिपेशन, विमेन्स कॉन्ट्रीब्यूशन, मध्य प्रदेश पॉलिटिक्स, इन पॉलिटिक्स ऑफ मध्य प्रदेश, ऐसा ही बोल सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के पॉलिटिक्स पे विमेन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, महिलाओं का विधानसभा में उनकी स्थिति क्या है, महिलाओं की देश की संसद, लोकसभा, राज्यसभा में कितनी क्या संख्या है, महिलाओं की वोटिंग में बिहेवियर क्या है, उनका परसेंटेज क्या है, महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से राजनीति पे प्रभाव डालती है, मध्य महिलाओं की जो स्वास्थ्य की स्थिति है, उनकी जन्म दर, मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, ये सब का सब, इवन मतलब बेसिक से बेसिक जो फंडामेंटल चीजें हो जाती है महिलाओं से जुड़ी हुई, वो पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट डालती हैं।
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या इम्पैक्ट डालती है या क्या कंट्रीब्यूशन उनका हो सकता है, वो आपको इसमें समझना पड़ेगा। डिस्कशन हम इसमें करेंगे। मध्य प्रदेश में विकास की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक विकास है उसका चरण दर चरण क्या स्थिति रही है। जैसे 56 में गठन हो गया था मध्य प्रदेश का, तो उसके बाद कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स रहे जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति में योगदान कुछ न कुछ दिया है उसके विकास में। तो वो इस वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे आगे क्लास में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो इस विषय पर होने वाला है, मध्य प्रदेश का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एमपी, जिसमें मुख्य रूप से आज का टॉपिक क्या है, सचिवालय है, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में सेक्रेटेरिएट। उसके बाद बाकी के टॉपिक ये तो रहेंगे मुख्य सचिव, सचिव और आयुक्त। अगली क्लासेस में ये तीनों बताऊंगा। आज की क्लास जो होगी वो एक ओरिएंटेशन क्लास है, जिसमें पहले तो ये समझ लो कि ये जो व्यवस्था है प्रशासन की वो क्या है और सचिवालय क्या होता है। ठीक है, ये समझ लिया तो फिर बाकी की चीजें आपको सिंपल वे में समझ में आ जाएंगी। फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश का प्रशासन, उसमें राज्य सचिवालय क्या है। पहले तो ये जान लो कि मध्य प्रदेश में जो राज्य सचिवालय है वो कहाँ लाया करता है, मतलब उसकी अवस्थिति क्या है। तो एक प्रॉपर वे में एक चार्ट समझना कि शासन जो पद्धति होती है, मैं यहाँ पे शासन लिख रहा हूँ, शासन मतलब होता है गवर्नेंस। और गवर्नेंस जो है ना 3 अंगों से संचालित होता है। 3 अंग कौन कौन से हैं? एक तो होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है ज्यूडिशरी। ठीक है, लेजिस्लेचर में आप जानते हो कि अगर ये देखो, ये संरचना केंद्र और राज्य स्तर दोनों पे होती है। एक बात इसमें क्लियर रखो, केंद्र और राज्य स्तर पे दोनों ये व्यवस्था देखी जाती है, चाहे वो विधायिका की हो, चाहे एग्जीक्यूटिव की बात हो, चाहे लेजिस्लेचर की बात हो, चाहे एग्जीक्यूटिव की बात हो, चाहे ज्यूडिशरी की बात हो। अब लेजिस्लेचर में आपको पता होगा 2 या 3, मुख्य रूप से 3 अलग अलग राज्यों का अगर हम सम्मिलित रूप देखें तो 3 अंग हो सकते हैं, जैसे कि विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर। मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, इसलिए हम याद रखेंगे कि विधानसभा और गवर्नेंस है। ठीक है, बाकी हमें इससे कोई मतलब नहीं है अभी हाल फिलहाल में। एग्जीक्यूटिव में देखो क्या है, अब एग्जीक्यूटिव में फोकस करना है। इसमें क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है, इसके 2 अंग हैं। एक तो है परमानेंट या फिर इसको हम बोलेंगे स्थायी, एक होता है नॉन परमानेंट जिसको हम बोलते हैं अस्थायी। यानी कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव और एक होती है नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव जिसको हम बोलते हैं अस्थायी कार्यपालिका। और जुडिशरी तो आपको पता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट आ जाते हैं, तो इसका हम अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें जरूरी बात ये जो नॉन परमानेंट और परमानेंट की क्लासिफिकेशन की बात है वो थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी हो जाता है। अब जैसे ये परमानेंट वर्ड आया है, परमानेंट वर्ड से हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए, यानी कि इनका जो कार्यकाल है, इनका जो टेन्योर है वो निश्चित होगा, मतलब ये स्थायी कार्यकाल वाले हैं। ये कभी भी ऐसा नहीं है कि 5 साल 10 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। और जो नॉन परमानेंट है ये क्या है, चुनाव से आए हैं, चुनाव इनका हुआ है और चुनाव के बाद ये 5 साल के लिए नियुक्त हुए हैं, 6 साल के लिए नियुक्त हुए हैं, जैसा भी है। विधान परिषद में तो 6 साल के लिए, विधानसभा में है तो 5 साल के लिए नियुक्त हुए हैं ये, या सॉरी चयनित हुए हैं, निर्वाचित हुए हैं। अब बात ये आती है कार्यपालिका में, एक बात यहाँ पे ये समझना, कार्यपालिका में क्या होता है, इसमें आ जाते हैं मुख्य रूप से मंत्री, जो 5 साल के लिए नियुक्त हुए हैं ये मंत्री हैं। अच्छा, एक वर्ड मैंने यहाँ पे नियुक्त बोल दिया है, थोड़ा सा ध्यान देना। मंत्री कभी भी निर्वाचित नहीं होते, मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है, इसलिए मंत्री नियुक्त माने जाएंगे। तो कार्यपालिका में जितने भी, चाहे वो नॉन परमानेंट भी है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स है, वो भी चाहे वो नियुक्त माने जाएंगे। जबकि ये इधर साइड लेजिस्लेचर में क्या होते हैं, ये ज्यादातर निर्वाचित होते हैं, जनता से निर्वाचित होकर के आते हो, यही फिर आगे जाकर के मंत्री बनते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, एक अवधि के लिए होते हैं, इनका एक कोई 5 साल का अवधि हो गया, 6 साल का अवधि होता है, ऐसे क्या है ये टेन्योर या पीरियड के लिए नियुक्त किए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव के होते हैं और ये कोई टेन्योर लेकर के नहीं आते हैं, कोई ऐसा पीरियड नहीं होता इनका। इनका एक रिटायरमेंट का एज होता है 65 साल, अगर स्टेट लेवल के ऑफिसर हैं तो 62 साल, तो ऐसा कुछ इनकी व्यवस्था रहती है। अगर सेंट्रल लेवल के हैं तो 65 साल हो जाएगी। तो अब हमारा जो फोकस रहने वाला है वो किस पे रहने वाला है, वो मुख्य रूप से इसी टॉपिक पे रहने वाला है कि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है इसमें कौन आते हैं। इसमें आ जाते हैं ज्यादातर आईएएस ऑफिसर, ऑल इंडिया सर्विसेज के ज्यादातर आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर आ जाते हैं। और इसमें ज्यादातर मंत्री आ जाते हैं, अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर, चाहे वो डेप्यूटी मिनिस्टर हो, चाहे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो, मतलब कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री आ जाते हैं। तो
इस टॉपिक पे हमें क्या है फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये टॉपिक तो ऑलरेडी हम यूनिट 9 में कर चुके हैं। हमारा जो फोकस रहने वाला है वो इस पर रहने वाला है, क्योंकि यही क्या है प्रशासनिक ढांचा होता है, यही यही सब मिलकर के प्रशासन को क्या करते हैं, निर्मित करते हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव में परमानेंट और जो स्थायी कार्यकाल वाले होते हैं उसमें ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं, वो मिलकर के मध्य प्रदेश के किसी भी राज्य का प्रशासन को क्या गठित करते हैं। तो एक प्रकार से ये क्लियर हो गया कि शासन में एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव हमारी क्या करती है, मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य के सचिवालय का गठन करती है। राज्य का सचिवालय यहाँ से निकल के आता है, यानी परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। तो राज्य का जो सचिवालय है, राज्य का जो सचिवालय है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव माना जाता है। क्या माना जाता है, स्टेट सेक्रेटेरिएट एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव माना जाता है, ये बिल्कुल याद रखो। और ये लोग जो होते हैं ये नियुक्त होते हैं पदोन्नति के आधार पे। ठीक है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके की इनकी क्या है व्यवस्था होती है परमानेंट एग्जीक्यूटिव के रूप में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो राज्य सचिवालय है ये बनाए क्यों जाता है और क्या इसका कार्य है, उद्देश्य क्या है, इसकी भूमिका क्या है किसी भी राज्य में शासन को संचालित करने में। देखो, हमेशा कोई भी मंत्री होता है, कोई भी विधायक होता है, कोई भी नेता होता है, कोई भी किसी भी टाइप का जनप्रतिनिधि होता है ना, तो वो जनता के बीच में जा करके क्या कहता है, आपको भी पता होगा, वोट मांगने के लिए वो वादे करता है जनता से कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लैंगिक समानता के लिए ये योजना चालू कर रहे हैं, हम बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए ये योजना चालू कर रहे हैं, हम बच्चियों के लिए ये कर रहे हैं, स्वास्थ्य में जैसे डॉक्टर्स उनके लिए ये कर रहे हैं, मरीजों के लिए ये कर रहे हैं, इंजीनियर्स के लिए कुछ कर रहे हैं हम। तो अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं उन अलग अलग जो हित समूह है, ठीक है, सबके लिए अलग अलग क्या कर रहे हैं, हम गतिविधियां कर रहे हैं। जब हम सबके लिए अलग अलग गतिविधियां कर रहे हैं तो वो व्यक्ति अगर अब चुनाव जीत जाता है, अगर वो जनप्रतिनिधि अगर चुनाव जीत जाता है और वो क्या करता है, सरकार गठित कर लेता है, तो अब जनता उससे क्या कहेगी कि आपने हमसे ये वादे किए थे, हम किसान हैं, हम महिलाएं हैं, हम बच्चियां हैं, हम युवा हैं, बेरोजगार हैं, हमें ये फायदा दीजिए आप, आपने हमसे ये वादा किया था। तो अब वहां पे वो जनप्रतिनिधि अब सरकार गठित कर चुका है तो उसका कर्तव्य बनता है कि वो करेगा। ठीक है, काफी हद तक तो कुछ करते हैं देखो नेता, हम ये नहीं कहेंगे कि जो वादे किए वो नहीं करते, काफी हद तक जो उन्होंने पॉलिसीज बनाई वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं, कुछ हद तक तो करते हैं। ठीक है, तो उनका काम ही ये करना है, सरकार इसलिए तो चलती है फिर। तो कुछ हद तक अगर वो पॉलिसी बनाएंगे तो उसमें जो एक बैकग्राउंड में, एक पृष्ठभूमि में जो रोल निभाता है वो निभाता है राज्य सचिवालय। उन पॉलिसी के फॉर्मेशन में, चाहे वो किसान की ऋण माफी में हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने में हो, स्वरोजगार की कोई पॉलिसी लाने में हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा, लैंगिक समानता के बारे में हो, उसमें कोई भी नीति बन रही है, कोई योजना बन रही है, तो उसमें पूरा का पूरा जो ब्यौरा ड्राफ्ट तैयार करना है, पूरा का पूरा जो योग्यता के आधार पे किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए फायदा, किस उम्र वालों को मिलना चाहिए, और क्या क्या प्रावधान होंगे उसमें, क्या क्या अलग अलग क्लॉज होंगे, ये सब का सब जो है निर्माण, इवन ये तो पॉलिसीज है, योजना है, इवन कानूनों का निर्माण राज्य के अंतर्गत अगर हो रहा है, जैसे आपने अभी सुना हुआ हाल फिलहाल में उत्तराखंड में यूसीसी का क्या हुआ है, मतलब बनाया गया, यूसीसी को लागू किया गया है। तो यूसीसी का ड्राफ्ट पहले तैयार हुआ होगा, तो किसने, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट, जो आप समझते हो समान नागरिक संहिता, आरडीपीएसपी जो है उसमें आरडीएल 44 के अंतर्गत आता है ये। तो उसमें जो ये पूरा काम करने का एक व्यवस्था है वो पीछे से कौन करता है, सचिवालय करता है। उसके बाद फिर वो मंत्री कंसर्न्ड मिनिस्टर के पास जाकर के उस पर अप्रूवल लेकर के उसको लागू करते हैं। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो विधानसभा से भी अप्रूवल लिया जाता है, जरूरत पड़ी तो कैबिनेट से भी अप्रूवल लिया जाता है, फिर उसको लागू कर दिया जाता है, ये व्यवस्था रहती है, सीधी सी बात है। तो राज्य सचिवालय क्या करता है कि जो सरकार को कानून बनाने हैं, नीतियां बनानी है, योजना बनानी हो, उनमें सहायता परामर्श, इवन पूरा का पूरा ड्राफ्ट तैयार करने में जो पूरी जिम्मेदारी है वो कौन निभाता है, राज्य सचिवालय निभाता है यहाँ पे। ठीक है, इसमें अब अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का राज्य सचिवालय इस तरीके की भूमिका कब से निभा रहा है, तो इस तरीके की भूमिका निभा रहा है वो 1 नवंबर 1956 को, जब से मध्य प्रदेश बना है, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तभी उसी के साथ मध्य प्रदेश का राज्य सचिवालय भी बनाया गया था। सीधी सी बात है कि राज्य को गठित किया है तो राज्य में अगर पूरे का पूरा एक ढांचा प्रशासन का नहीं बनाओगे, सचिवालय को नहीं बनाओगे, तो शासन संचालन एफिशिएंट तरीके से नहीं हो पाएगा। तो जरूरी है कि एक सचिवालय को गठित किया जाए, तो तुरंत ही गठित कर दिया गया था।
और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? वल्लभ भवन भोपाल में। बाद में बनाया गया था, शुरुआत में ये वल्लभ भवन में नहीं था, पुराने विधानसभा भवन में था ये। अब देखो सचिवालय का जो नाम है, ये नाम थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। सचिवालय दो शब्द से मिलकर बना है, सचिव और प्लस आलय। सचिव मतलब होता है सेक्रेटरी, आपको पता है एक व्यक्ति होता है, एक पद होता है, इस पे एक व्यक्ति नियुक्त होता है। आलय एक ऑफिस होता है, या उसको कार्यालय भी बोल सकते हो। और इस कार्यालय में जो सचिव या जो एक व्यक्ति बैठा रहता है, सचिव के स्तर का व्यक्ति बैठा रहता है, उसको हम फिर पूरी संरचना को, उसके अंतर्गत कई सारे कर्मचारी, अधिकारी, कर्मचारी, क्लर्क वगैरह बैठे रहते हैं, उनकी नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होती है। जब वो फंक्शन करते हैं, अपने काम करते हैं, अपने प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, पूरी संरचना को कहते हैं राज्य सचिवालय, स्टेट सेक्रेटेरिएट। ठीक है। अब उसमें जो मुख्यमंत्री है राज्य में, और राज्य में जो मंत्री परिषद है, जिसको हम सीएम और एसकॉम भी बोल सकते हैं, चीफ मिनिस्टर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सभी के लिए आवश्यक सहायता और परामर्श देने के लिए हमेशा सचिवालय क्या है रहता है, तैयार रहता है कि मंत्री साहब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई भी एडवाइस चाहिए हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी सजेशन, रिकमेंडेशन, हमारा कुछ भी सपोर्ट चाहिए हो, हम आपके लिए तैयार हैं। तो देखो, ये मंत्रियों के अंडर एक ऑफिस है, ठीक है। तो इनका पूरा कर्तव्य मंत्रियों के लिए ही होता है। अलग अलग जो मंत्री हैं, अलग अलग जो बड़े मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उनके लिए ही ये क्या है, ढांचा बनाया गया, तो उनके लिए ये क्या है, समर्पित रहते हैं। तो ये प्रशासनिक निकाय है, तो फिर इसको हम फिर एक प्रकार से राज्य सचिवालय कहते हैं। अब देखो, जरूरत इस बात की है कि ये जो व्यवस्था है, ये शुरुआत कब से होती है? क्या भारत में आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद ये लागू हुई थी, या फिर ये उससे पहले अंग्रेजों के समय से भी थी, क्या उससे पहले ये मेडिवल पीरियड में थी, क्या एंशियंट पीरियड में भी थी? देखा जाए तो सचिव का जो पद है, अगर देखा जाए तो वो तो बहुत पुराना है। एंशियंट पीरियड में भी सचिव होते थे। सचिव नाम नहीं था, लेकिन सचिव जैसा कुछ होता था पद। मेडिवल पीरियड में भी, इवन मराठाओं में तो सचिव जैसा पद होता था उनका। जैसे आपको पता होगा पेशवा, ठीक है, जो पेशवा है, तो पेशवा एक सचिव जैसा ही तो था। कहा जाए जैसे छत्रपति थे, ठीक है, शिवाजी जो छत्रपति थे, उनके बाद भी और भी छत्रपति बने हैं, तो उनके अंडर में कई सारे जो पेशवा थे वो काम करते थे, आपको ही पता है। अष्टप्रधान होते थे उनमें, उन अष्टप्रधानों में से एक पेशवा भी होता था। तो वो एक सचिव जैसा ही तो था, चीफ एडवाइजर था वो छत्रपति का। बाद में ये सचिव ही अल्टीमेट पावरफुल इंसान बन जाता है। अब वही बात तो है, अल्टीमेट दिमाग पेशवा का लग रहा था, इसलिए पेशवा ही सुप्रीम हो गया बाद में। तो यहाँ पे भी यही है कि वर्तमान में देश की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, दोनों जगह जो ब्रेन का काम है ना, वो सचिवालय ही करता है। और सचिवालय के अंतर्गत बैठे हुए सचिव और उप सचिव, अतिरिक्त सचिव, कर्मचारी, अनुभागीय अधिकारी, तो ये सभी मिलके सचिवालय को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि का जो एजेंस है, जो आज के हिसाब से सचिवालय के पद का एजेंस है, वो कब से स्टार्ट हुआ? वैसे तो आप बोलोगे एंशियंट से स्टार्ट हुआ, लेकिन आज के हिसाब से अगर देखा जाए, थोड़ा सा मॉडर्नाइज अगर देखा जाए, तो वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे शुरू हो गया था। ब्रिटिशर्स के टाइम पे शुरू हो गया था, और बंगाल के गवर्नर जनरल के टाइम पे ये पद देखा जाता है, उसको उस टाइम पे इस ऑफिस को इंपीरियल सेक्रेटेरिएट कहा जाता था, ठीक है, केंद्रीय सचिवालय। वर्तमान में अब इसको क्या कहा जाता है? केंद्रीय सचिवालय। इंपीरियल सेक्रेटेरिएट उस जमाने में था, ब्रिटिशर्स के टाइम पे जब संविधान लागू हो गया, तो उस ऑफिस में ज्यादा कुछ बदलाव ना करके, हमने संविधान लागू होने के बाद ज्यादा कुछ चेंजेस ना करके, हमने सीधा का सीधा एग्जैक्ट एज इट इज भारतीय राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था के अंतर्गत इसे केंद्रीय सचिवालय नाम से जोड़ लिया। नाम बस थोड़ा सा चेंज किया, केंद्रीय सचिवालय, और उसको जोड़ लिया। इंपीरियल सेक्रेटेरिएट अब क्या हो गया, संविधान में केंद्रीय सचिवालय के नाम से मतलब काम करने लग गया हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था में। तो एक प्रकार से मुझे अब क्लियर हो गया कि भारत में वर्तमान में कौन सी व्यवस्था काम कर रही। भारत के स्तर पे देखूं, मैं भारत के स्तर पे सेंट्रल लेवल पे देखूं, तो केंद्रीय सचिवालय जो भारत सरकार के लिए क्या करता है, प्रशासनिक सहायता परामर्श के लिए होता है। जो अलग अलग मंत्रालयों के लिए क्या करता है, सामूहिक रूप से हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, एड एंड एडवाइस का काम करता है। यानी कि एक बात क्लियर है यहाँ पे कि जो भी अलग अलग मिनिस्टर्स हैं भारत सरकार के अंतर्गत, अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, पीएम है, यूकॉम यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनको कलेक्टिवली एड एंड एडवाइस करने का काम जो है ना, सचिवालय करता है। भारत सरकार का सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय कहते हैं, ठीक, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट बोल सकते हैं इसको। अगर मैं वही लेवल लेके चलूं राज्य में, वही संरचना लेके चलूं राज्य में,
तो राज्य स्तर पे राज्य सरकार जो होती है उसके अलग अलग विभाग होते हैं। सेंट्रल में आपको पता होना चाहिए मंत्रालय होते हैं और राज्य में विभाग होते हैं। ठीक है, ये तो कॉमन सी बात, नॉर्मल सी बात है कि सबको पता होगा। सेंट्रल में जो विभाग होते हैं उनको हम मंत्रालय कहते हैं और स्टेट में उन्हीं विभागों को सिर्फ विभाग नाम से ही क्या है संबोधित किया जाता है। तो इन्हीं विभाग में जो अलग अलग मंत्री होते हैं उन मंत्रियों को एड एंड एडवाइस करने के लिए राज्य सचिवालय क्या है बनाया जाता है, इसका फॉर्मेशन किया जाता है। तो वही एक केंद्र राज्य में एक जैसी व्यवस्था है, केंद्र में केंद्रीय सचिवालय, राज्य में राज्य सचिवालय होता है। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा अंतर नहीं है और उसमें भी सचिव स्तर के अधिकारी, इसमें भी सचिव स्तर के अधिकारी, उसमें भी आईएएस लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, इसमें भी आईएएस लेवल के ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, बस एफिशिएंसी के आधार पे उनको वहां पे रखा जाता है और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ राज्य में रखा जाता है। आप समझते हैं मध्य प्रदेश में जो व्यवस्था है ये राज्य सचिवालय की, ये कब से शुरू हुई? तो राज्य सचिवालय मध्य प्रदेश में आया था 1 नवंबर 1956 को और इसको जो बनाया गया था 1 नवंबर 1956 को, तो विधानसभा भवन, कौन से विधानसभा भवन? पुराने वाले ओल्ड विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की जो बिल्डिंग थी ना, ओल्ड बिल्डिंग, उसमें इसका ऑफिस बनाया गया था। फिर ये टेम्परेरी ऑफिस था। एक डेडिकेटेड जो स्टेट सेक्रेटेरिएट है उसकी एक डेडिकेटेड बिल्डिंग होनी चाहिए, तो उसको बनाया गया था बाद में। कब? बाद में बनाया गया था 1965 में। ठीक है, 1965 में उसको उद्घाटित किया गया था। उद्घाटन हुआ था, किसने किया था? केसी रेड्डी ने किया था। उसका नाम फिर क्या रखा जाता है? उसका नाम रखा जाता है वल्लभ भवन। ठीक है, वल्लभ भवन रखा जाता है। यानी कि मध्य प्रदेश का नया राज्य सचिवालय 1965 में बन के तैयार हो गया, जिसका उद्घाटन किया केसी रेड्डी, उस समय के राज्यपाल थे, और उसका नाम क्या उन्होंने रखा? वल्लभ भवन रखा था। ठीक है, तो ये व्यवस्था क्या होती है, इस तरीके से काम करती है। अब एक बात समझो बहुत अच्छे से कि कोई भी व्यवस्था है, चाहे वो केंद्र की हो, आप केंद्र में चले जाओ। ठीक है, मैं ये यहाँ पे केंद्र लिख रहा हूँ, चाहे यहाँ पे राज्य में चले जाओ, आपको एक बात कॉमन सी पता होगी कि केंद्र में क्या होता है, जो यूकॉम है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये किसको एडवाइस करती है? ये करती है प्रेसिडेंट को। ठीक है, ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, एड एंड एडवाइस देते हैं, और प्रेसिडेंट उस हिसाब से काम करता है, एड एंड एडवाइस। ठीक है, क्या दे रहे हैं यहाँ पे? जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो एड एंड एडवाइस कौन दे रहा है? यूकॉम दे रही है प्रेसिडेंट को। अगर आप वही राज्य में चले जाओ तो राज्य में क्या हो रहा है? एसकॉम, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किसको एड एंड एडवाइस करती है? गवर्नर को एडवाइस करती है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला चाहे कॉन्सेप्ट आप ये केंद्र में देख लो, चाहे ये वाला कॉन्सेप्ट आप स्टेट में देख लो, दोनों जगह सेम है। एड एंड एडवाइस मिनिस्टर्स देते हैं, चाहे गवर्नर को स्टेट में देख लो, चाहे प्रेसिडेंट को आप सेंटर में देख लो। बट अब एक कॉमन बात ये है कि यूनियन काउंसिल मिनिस्टर को भी एडवाइस कोई देता है। कौन देता है? ये देता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। अगर आप सेंटर में जाओगे तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट या सेंट्रल सेक्रेटेरिएट होता है। अगर आप स्टेट में जाओगे तो यहाँ पे चीफ सेक्रेटेरिएट फिर स्टेट सेक्रेटेरिएट होता है, स्टेट सेक्रेटेरिएट। ठीक है, तो आपने एक बात समझ ली यहाँ पे, क्या समझ ली? कि देखो केंद्र में भी एक सचिवालय स्तर का ऑफिस है और राज्य में भी एक सचिवालय स्तर का ऑफिस है जो इन्हीं मंत्रियों को एडवाइस कर रहा है, और फिर जाकर के मंत्री प्रेसिडेंट या गवर्नर को क्या करते हैं? एडवाइस करते हैं। तो अल्टीमेटली दिमाग किसका लग रहा है ये जानना जरूरी है। तो दिमाग इनका लग रहा है, ये समझने वाली बात है, दिमाग इनका लग रहा है, ब्रेन। इसलिए याद रखना राज्य सचिवालय को गवर्नेंस, ब्रेन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, याद रखना, ब्रेन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का दिमाग, प्रशासन का मस्तिष्क, ऐसी शब्दावली उसे क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। इनको ब्रेन कहा जाता है प्रशासन का। ये ब्रेन है, यहीं से दिमाग चल रहा है, यहाँ से दिमाग क्या है? लग रहा है, और उस पर फिर जो भी पॉलिसी फॉर्मेशन हो रहा है फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये बात आपने क्लियर यहाँ पे समझ ली होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे ये है कि ये देखो, ये मध्य प्रदेश का क्या है? राज्य सचिवालय है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का क्या है? राज्य सचिवालय है, जिसको हम क्या कहते हैं? वल्लभ भवन कहते हैं। हमारे जो पूर्व डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, भारत के पहले गृह मंत्री जो थे, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक महान क्रांतिकारी, संविधान सभा के मेंबर भी थे, और मौलिक अधिकार संबंधी समिति, अल्पसंख्यक संबंधी जो समिति थी, जो सुपर कमेटी थी, एक मेजर कमेटी थी, उसके भी ये क्या थे? हेड थे। तो उन्हीं के नाम पे क्या है ये बनाया जाता है वल्लभ, उन्हीं के नाम को मतलब डेडिकेट करते हुए ये वल्लभ भवन का नाम रखा जाता है, मतलब इस बिल्डिंग का नाम रखा जाता है। तो राज्य सचिवालय मध्य प्रदेश का कहाँ संचालित होता है? वल्लभ भवन के अंतर्गत संचालित होता है। ठीक है, और इनको हम एक नाम से और जानते हैं, स्टील मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि भारत का लौह पुरुष, भारत का एक ऐसा व्यक्ति जिसने मतलब भारत की जो एक स्टील है, स्टील क्या है भारत की? वो है भारत की प्रशासनिक जो संरचना है, भारत की जो
अलग अलग ऑल इंडिया सर्विसेज की जो पूरी पूरी संरचना बनी हुई है उसका उन्होंने कहीं ना कहीं एक रीशेप करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो उन्हीं के नाम पर ये बिल्डिंग क्या है बनाई गई थी, उन्हीं के नाम पर ये बिल्डिंग का नाम रखा गया था, दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये वल्लभ भवन है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक क्या है, अगला पॉइंट क्या है इसमें। देखो अगला जो पॉइंट है वो है केंद्र में और राज्य में जो विभागीय पद्धति है, डिपार्टमेंट सिस्टम एट सेंट्रल एंड स्टेट, वो किस तरीके से काम करता है। अब आपको एक बात मैं पहले ही बता देता हूँ, सीधी सी बात है, सबको पता ही होगा। केंद्र में अलग अलग जो विभाग होते हैं उनको मंत्रालय कहा जाता है, और राज्य में जो अलग अलग विभाग होते हैं उनको विभाग ही कहा जाता है। मध्य प्रदेश में अगर अलग अलग शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, गृह विभाग है, तो ये विभाग ही कहलाएंगे। केंद्र में जाओगे तो इनको मंत्रालय कहा जाएगा, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, ऐसे आप टर्म से फैमिली हो जाओ। मंत्रालय संघ स्तर, केंद्रीय स्तर, यूनियन लेवल पे बोला जाता है। जो विभाग होते हैं वो स्टेट लेवल पे वर्ड यूज किया जाता है। तो भारत में जो विभागीय पद्धति होती है वो एमपी शर्मा ने इसको 3 मंजिला इमारत कहा है। ठीक है, अब आप समझना 3 मंजिला इमारत क्यों कहा। ठीक है, आप देखो 3 मंजिल स्तर मतलब 3 लेवल पे क्या है, यहाँ पे चीजें काम करती हैं। जो विभागीय पद्धति है हर एक विभाग में, चाहे कोई भी मिनिस्ट्री हो, इवन देखो नाम अलग है, चाहे मैंने संघ की बात करी हो मतलब यूनियन की बात करी हो, चाहे स्टेट की बात करी हो, उनको मंत्रालय विभागों के नाम से अलग अलग जाने जाते हैं, बट उनके क्या है काम एक जैसे ही है। ठीक है, तो विभागीय पद्धति जो है उसको एमपी शर्मा ने एक वर्ड यूज किया है, 3 मंजिला इमारत। ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 मंजिला इमारत जैसा वर्ड विभागीय पद्धति के लिए किसने यूज किया है। तो एमपी शर्मा, बहुत अच्छे से याद रख लो, एमपी शर्मा ने 3 मंजिला इमारत कहा है किसको, विभागीय पद्धति को। देखो ये एक 3 मंजिला इमारत आपको दिख रही होगी, ये क्या है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है और ये सेकंड फ्लोर है। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तो ये क्या है आपको दिख रही होगी, एक 3 मंजिला इमारत। लेकिन आप सॉलिड तरीके से समझो कि ये है उस 3 मंजिला इमारत में जो अंदर ढांचा है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। उसी विभागीय पद्धति में जो ग्राउंड फ्लोर पे उसको निदेशालय कहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे सचिवालय, और सबसे सुपीरियर लेवल पे, सबसे ऊपर स्तर पे अगर आप देखोगे ना राजनीतिक स्तर पे, तो आपको अलग अलग मिनिस्टर लेवल का क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे एक संरचना मिलेगी। तो यानी कि सचिवालय होता है, एक निदेशालय सबसे नीचे होता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टरेट, क्या बोलते हैं डायरेक्टरेट, सचिवालय जिसको बोलते हैं सेक्रेटेरिएट, और राजनीतिक स्तर पे पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं, या फिर डिपार्टमेंट सीधा बोल सकते हैं कि डिपार्टमेंट का ये मिनिस्टर है। ठीक है, या सीधा मिनिस्टर भी बोल सकते हैं वहां पे। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे निदेशालय का जो हेड होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको हेड को बोलेंगे निदेशक यानी डायरेक्टर बोलेंगे। सचिवालय में जो होगा उसको सचिव बोलेंगे यानी सेक्रेटरी बोलेंगे। और जो राजनीतिक स्तर पे जो डिपार्टमेंट का हेड होता है आपको पता है वो मंत्री होता है। मंत्री आपको ये भी क्लियर पता है कि मंत्री 3 टाइप के होते हैं। जो एक क्या होता है, सीधा कैबिनेट मिनिस्टर होता है, कैबिनेट मिनिस्टर होता है जो एक्चुअल में वाकई जो एक सबसे बड़ा मंत्री होता है, जो मुख्यमंत्री होता है, या जिसको मुख्य डिपार्टमेंट में मुख्य काम सौंपा जाता है। या ऐसे कहें कि जैसे शिक्षा विभाग है, तो शिक्षा विभाग की वास्तविक जिम्मेदारी वो शिक्षा विभाग का मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री संभालेगा। ठीक है, उसी के अंतर्गत कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, उसी के अंतर्गत कुछ डेप्यूटी मिनिस्टर्स भी होते हैं। ठीक है, तो मंत्री तो 3 टाइप के होते हैं। सचिवालय में सचिव बैठते हैं, निदेशालय में डायरेक्टर्स बैठते हैं, निदेशक जिनको कहते हैं। इनके स्तर अलग अलग होते हैं, सचिव के भी स्तर अलग अलग होते हैं, जैसे मंत्रियों के स्तर अलग अलग है, मंत्री भी कई टाइप के हैं, उनके स्तर अलग अलग हैं। जैसे कैबिनेट मंत्री का सबसे बड़ा स्तर है, फिर उससे नीचे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो जाएगा, उससे नीचे फिर डेप्यूटी मिनिस्टर हो जाएगा या उप मंत्री हो जाएगा। वैसे सचिव का है कि जो सचिव है मुख्य सचिव उससे ऊपर है, फिर एडिशनल ज्वाइंट वगैरह ये सब आ जाते हैं। फिर निदेशक में भी ऐसा ही है। लेकिन आप मुख्य रूप समझो कि मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य में मुख्य रूप से ये 3 मंजिला इमारत या त्रिस्तरीय संरचना जैसी व्यवस्था विभागीय पद्धति देखी जाती है, जिसमें सबसे नीचे होता है ये निदेशक, फिर उससे ऊपर होता है सचिव, उससे ऊपर होता है मंत्री। यानी आपने एक बात समझ ली, यानी मंत्री सबसे ऊपर है क्या, मंत्री सबसे सुप्रीम होता है, फिर उसके अंदर होता है सचिव, सेक्रेटरी होता है, सबसे ऊपर मिनिस्टर, फिर सेक्रेटरी, फिर होता है डायरेक्टर। क्लियर समझ में आया यहाँ पे कि मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं सचिव, उस सचिव के अंडर काम करते हैं निदेशक। ये 3 मंजिला इमारत का सबसे बड़ा सिद्धांत है। मंत्रियों का काम अल्टीमेटली ये होता है कि नीतियों का निर्धारण करना है, नीतियों के निष्पादन का अधीक्षण करना है। जबकि सचिव क्या कहता है, निर्माण में मंत्री की सहायता करूंगा मैं,
और निदेशक कहता है कि नीतियों का क्रियान्वयन में हेल्प करूंगा मैं। अब समझो बात ये है, जैसे कि एक मंत्री है, वो अभी अभी चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, शुरुआत हो रही है अभी उसकी, अभी वो मंत्री नहीं बना है लेकिन अभी चुनाव लड़ रहा है वो, ठीक है, अभी वो विधायक बनने की कोशिश में है। तो मान लीजिए वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, सीधी सी बात हम लेते हैं। तो एक व्यक्ति है वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, तो वो जनता के बीच जाता है और बोलता है कि हम हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए क्या करेंगे, ये महिलाओं के लिए योजना ले आएंगे, युवाओं के लिए योजना ले आएंगे, आपकी बेरोजगारी दूर कर देंगे, महिलाओं में जो लैंगिक समानता है वो ले आएंगे, और किसानों का ऋण माफी कर देंगे। मतलब इतनी सारी चीजें उन्होंने वादे में कर दी। डॉक्टर्स के लिए बोल दिया, टीचर्स के लिए भी वादा कर दिया, बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटी को, अलग अलग प्रोफेशनल के लोगों को वादा कर दिया, ठीक है। यानी कि एक जो प्रतिनिधि होता है वो क्या करता है, आप सीधा फोकस करना, प्रतिनिधि क्या करता है, अपनी बात को जनता के सामने रखता है और जनता को वादा करता है कि मेरा विजन, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको ये देना चाहता हूँ, मैं आपका ये भला करना चाहता हूँ, मैं आपका ये कल्याण करना चाहता हूँ। अब वो मान लीजिए जनता उसको वोट देकर के जिता देती है, वो मुख्यमंत्री बन जाता है। अब अल्टीमेटली क्या करेगा, वो अपने अंतर्गत कुछ सचिवों को नियुक्त करेगा। सचिव अपने अंतर्गत, या फिर वो मंत्री परिषद अपने अंतर्गत, सचिव सचिव के अंतर्गत फिर कई सारे निदेशकों को नियुक्त किया जाएगा। फिर क्या होगा, अब मंत्री बोलेगा सचिव से, देखो साहब, हमने जनता से ये वादा कर दिया है, बेरोजगार लोगों से, युवाओं से, किसानों से, डॉक्टर से, टीचर से, महिलाओं से, कि हम आपका कल्याण करने वाले हैं, ये व्यवस्था लाने वाले हैं। तो अब सचिव बोलेगा कि आप कल्याण करने वाले हो, लेकिन इन सब के चक्कर में मेरा कल्याण होने वाला है। मतलब वो ये कह रहा है कि इसका प्रेशर अब मेरे ऊपर पड़ने वाला है कि आपकी जो बातें हैं उसके लिए जो पॉलिसी फॉर्मेशन है, उसके लिए जो योजना का निर्माण है, उसके लिए जो अलग अलग स्कीम्स बनानी है, वो अल्टीमेट मैं करूंगा, यानी कि सचिव करेगा। दिमाग अल्टीमेटली ये लगाएगा, दिमाग बोलते हैं इसको, ब्रेन बोलते हैं, ब्रेन ये लगाएगा, अल्टीमेटली नीतियों का निर्माण ये करेगा। मंत्री की फिर सहायता करेगा, बोलेगा कि देखो, आपने बोल दिया है, हेल्प हम करते हैं आपकी, ऐसे बनाओ नीति, ऐसे बननी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए व्यवस्था, ऐसी योजना लागू होनी चाहिए। तो युवाओं के लिए चाहे वो रोजगार की स्कीम हो, चाहे महिलाओं किसानों के लिए अलग अलग स्कीम्स हो, ऋण माफी की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, तो कई सारी ऐसी व्यवस्थाएं जो है ना, ये फॉर्मेशन करेंगे। सचिव क्या करेंगे, उसका फॉर्मेशन करेंगे, निर्माण करेंगे, ठीक है। जब इन्होंने बोल दिया मंत्री को कि हम ऐसा करेंगे, तो फिर मंत्री अल्टीमेट उस पर क्या करते हैं, फैसला करते हैं। और फैसला वो कहाँ से करेंगे, वो पूछेंगे विधानसभा में जाकर के। विधानसभा में अपनी पॉलिसी, अपने अधिनियम, अपने कानून जो भी है उसको रखेंगे, अपने प्रस्ताव को रखेंगे। सभी ने अगर सहमति जता दी, कुछ ऐसे प्रस्ताव होते हैं जो कैबिनेट स्तर पर अप्रूव हो जाते हैं, कुछ प्रस्ताव ऐसे होते हैं जो आपको विधानसभा से पूछने पड़ते हैं। तो अगर कैबिनेट स्तर पे वो मान्य हो गए, सभी मंत्रियों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो अप्रूव होकर के लागू हो जाते हैं। कुछ प्रस्ताव विधानसभा से पूछने पड़ते हैं, तो जैसे वित्त वाले ज्यादातर प्रस्ताव पूछने पड़ते हैं, तो मंत्री वहां पे जा करके पूछेगा कि क्या इसको पास कर लें। तो विधानसभा ने अगर सहमति दे दी, तो फिर वो जा करके क्या हो जाता है, वो लागू हो जाता है। अब लेकिन लागू हो जाना बस ये नहीं होता कि विधानसभा में बोल दिया पास हो जाएगा, पास हो गया तो फिर लागू हो गया। अल्टीमेटली अल्टीमेटली लागू करने का काम ये निदेशालय करेगा। उस पे कैसे क्या निर्देश देने हैं। देखो, जैसे कोई मान लो महिला सुरक्षा पे एक योजना, महिला सुरक्षा पे एक मंत्री ने वादा किया था कि महिलाओं के लिए सुरक्षा सुरक्षा बढ़ा देंगे और किसानों की ऋण माफी माफ कर देंगे। सचिवों ने उस पे पॉलिसी फॉर्मेशन भी कर दिया, उस पे अलग अलग चीजें बना भी दी। अब उसको कैबिनेट से अप्रूवल चाहिए था, तो मंत्री ने कैबिनेट से अप्रूवल दिलवा दिया। कैबिनेट से अप्रूवल के बाद वो लागू हो गई है, मतलब एक प्रकार से उसको एनफोर्स में आ जाना चाहिए। बट अब जमीन पे लागू होने की बात, ये कौन संभालेगा, इस पे दिशा निर्देश अल्टीमेटली कलेक्टरों को कौन देगा, आईएएस को कौन देगा, आईएफएस आईपीएस को कौन देगा, ठीक है। अलग अलग जो कर्मचारी लेवल पे जो जनता के बीच में काम कर रहे हैं, उनको दिशा निर्देश कौन देगा, निर्देश कौन देगा, तो वो देता है निदेशालय, वो देता है निदेशक। निदेशक स्तर पे ये जो होते हैं ना, ये क्रियान्वित करते हैं। अब जनता के बीच में जो पॉलिसी है ना, वो इनके माध्यम से जाएगी, ये निदेशालय के माध्यम से जाएगी, ठीक है। ये होता है 3 मंजिला इमारत। एमपी शर्मा के अनुसार 3 मंजिला इमारत इस तरीके से काम करती है। अब है एक कुछ टर्मिनोलॉजीज है, कुछ ऐसे सिंबॉलिक टर्मिनोलॉजीज है जिनसे बहुत अच्छे से फैमिलियर होना जरूरी है। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि सचिव को किस प्रतीक से बताया जाता है। सचिव को बताया जाता है इसका मंत्रियों या फिर विभागों की, ये क्या होते हैं, आंख और कान माने जाते हैं, आईज एंड ईयर्स माने जाते हैं।
ये आंख और कान माने जाते हैं। किस तरीके से एक सचिव है वो पॉलिसीज को क्या करता है, समझता है कि ये क्या वाकई लागू होनी चाहिए कि जमीन पे कि नहीं होना चाहिए। पहले तो यही फैसला सबसे बड़ा जरूरी है कि अनावश्यक सी कोई पॉलिसी तो नहीं, ये मंत्री लेकिन तो नहीं आ रहा है, कोई अनावश्यक सा वादा कर दिया हो, बोल रहा है कि उसको इम्प्लीमेंट कर दो, तो अनावश्यक पॉलिसी को थोड़ी ये सचिव बनाएगा, उसको फॉर्मेशन करेगा। सबसे पहले समझेगा कि वाकई ये लागू होनी चाहिए, उस पे लोगों के विचार क्या हैं, उसको समझेगा, सुनेगा, मतलब बॉटम टू टॉप अप्रोच लेकर के जानेगा कि कोशिश जो हम करने वाले हैं, जो बनाने वाले हैं, जो पॉलिसीज बनाने वाले हैं, वो वाकई क्रेडिबल है कि नहीं है, मतलब उस पर जरूरत है कि नहीं है, रिक्वायरमेंट है। तो आईज एंड ईयर्स बोला जाता है। फिर अल्टीमेट जो फैसला है उस पर किस तरीके की पॉलिसी होगी, उसका पूरा फॉर्मेशन कौन करेंगे, ये सचिव करेंगे। ये सचिव का योगदान यहाँ पे फॉर्मेशन वगैरह में होता है, तो इसलिए इनको आंख और कान जैसा वर्ड, सिंबॉलिक वर्ड यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। अगर मैं वही बोलूँ निदेशक को फिर क्या कहा जाता है, निदेशक वो व्यक्ति होते हैं जो वो पॉलिसी को जाकर के कहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लोगों तक, लोगों तक क्या कर रहे हैं, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब उस पॉलिसी को उठा के लेके जा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये लो आपके लिए पॉलिसी लेके आए हैं, ये योजना लेके आए हैं। यानी कि वो हाथ से काम करने का काम जो है वो निदेशकों ने किया, इसीलिए इनको मंत्रियों के हाथ कहा जाता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मंत्रियों के हाथ है, ये हेल्पिंग हैंड्स हैं। और उसके बाद यहाँ पे सचिवालय। अब जिस बॉडी के अंतर्गत ये व्यवस्था चल रही है, जिस ऑफिस के अंतर्गत, इस सेक्रेटेरिएट के अंदर ये व्यवस्था चल रही है, उसको कहा जाता है ब्रेन। अल्टीमेटली ब्रेन यही है, इसके अंतर्गत ही पूरे, इसी के पेरिफेरल सिस्टम में, इसी के पूरे पूरे सरकमफेरेंस में क्या चल रहा है, ये पूरा का पूरा व्यवस्था, ये पॉलिसी फॉर्मेशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन, ये सब चल रहा है। ठीक है, अब हम समझते हैं केंद्रीय जो स्तर पे सचिवालय होता है, ठीक है, इसको समझते हैं, फिर उसके बाद आगे के इसके कार्य वगैरह देखेंगे। केंद्र स्तर पर जो सचिवालय होता है, सेक्रेटेरिएट एट सेंट्रल लेवल, इसमें देखो क्या है, एक सेंट्रल सचिवालय, एक केंद्रीय सचिवालय, मंत्रिमंडल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सचिवालय होते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय। अब आप बोलोगे कि केंद्र स्तर का क्यों पढ़ा रहे हो, राज्य स्तर का, राज्य स्तर का बड़ा बता रहे हो, तो ये केंद्र का क्यों यहाँ पे, देखो केंद्र और राज्य स्तर में ज्यादा अंतर नहीं है, बात सिर्फ इतनी है, जो केंद्र स्तर पे जो व्यवस्था चलती है ना, सेम वैसी व्यवस्था राज्य स्तर पे चलती है, थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर ये है कि जैसे कि वहां पे उनको मंत्रालय कहा जाता है, यहाँ पे उनको विभाग कहा जाता है। वहां पे वो कैबिनेट एक सचिव जैसा होता है, यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी जैसा एक पद होता है, बस ये है। तो थोड़ा सा इसको समझना, फिर हम राज्य स्तर को समझते हैं। ठीक है, जो केंद्रीय सचिवालय होता है, सेंट्रल एक सेक्रेटेरिएट होता है, ये एक संबंधित मंत्री, एक कंसर्न मिनिस्टर को उसके कार्यों में असिस्टेंट और एडवाइस देता है। कैबिनेट जो ये सेंट्रल एक सेक्रेटरी होता है, वो हर एक मिनिस्ट्री का सेपरेट होता है, कंसर्न मिनिस्ट्री के लिए अलग अलग सेपरेट दिया जाता है। जैसे परिवहन मंत्रालय का एक अलग सचिव होता है, शिक्षा का अलग होता है, स्वास्थ्य का अलग होता है। ठीक है, फिर एक होता है मंत्रिमंडल को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए, और साथ में राष्ट्रपति के बीच में कोऑर्डिनेशन, मंत्री परिषद सेंटर की और साथ में राष्ट्रपति, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, मंत्री परिषद, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं, और पूरी की पूरी मंत्री परिषद के बीच में भी कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं पॉलिसीज को लेकर के। तो वहां पे होता है मंत्रिमंडल सचिवालय, इसको बोलते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, इसको बोलते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, आप याद रखें इसको। और फिर एक होता है प्रधानमंत्री कार्यालय, एक सचिवालय होता है, ये प्रधानमंत्री को उसके कार्य में, प्रधानमंत्री के जो डेली बेसिस के काम होते हैं, उसको कहाँ जाना है, उसको क्या काम करने हैं, उनको उनकी क्या क्या गतिविधियां है ना, उनको पूरा मॉनिटर, उनका पूरा ब्यौरा तैयार करना, वो होता है ये प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिवालय का। उसको हम सीधी सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ठीक है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोलते हैं उसको। अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास को बना दिया गया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी के जो प्रधान सचिव हैं वो कौन है, शक्तिकांत दास बना दिए गए हैं। उसके पहले कोई प्रमुख आईएएस ऑफिसर थे, मिश्रा जी करके थे, वो थे, है ना, प्रदीप कुमार मिश्रा जहां तक। और ठीक है, तो और वर्तमान में कैबिनेट सचिव आपको पता है सोमनाथन करके है। ठीक है, कैबिनेट सचिव भी एक होता है, प्रधानमंत्री कार्यालय का प्रधान सचिव भी एक होता है। हाँ, अब आप खुद देखोगे कि संबंधित मंत्री के सचिव एक होते हैं क्या, मतलब हर एक मंत्री का एक एक होता है, तो ऐसे जितने भी मंत्री होंगे, जितने भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज होंगी, सबका एक सचिव होगा। तो कंसर्न मिनिस्ट्रीज के कंसर्न जो अलग अलग सेंट्रल सेक्रेटरीज होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, मल्टीपल होते हैं।
कैबिनेट सचिव एक होता है, प्रधानमंत्री कार्यालय का भी सचिव एक होता है। हाँ, उनमें थोड़ा सा ये हो सकता है एडिशनली रख लिया हो मोदी जी ने या फिर कोई प्रधानमंत्री ने, तो वो बात अलग है, ठीक है। तो ये रहता है व्यवस्था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब आप थोड़ा सा स्टेट में आओगे ना, तो स्टेट में क्या मिलेगा आपको, स्टेट में आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा, थोड़ा सा, ज्यादा अंतर नहीं है। राज्य सचिवालय, इसको स्टेट सेक्रेटरी बोलते हैं। राज्यपाल के लिए एक, जैसे राज्यपाल का एक पर्सनल तो होगा ही सचिव, ठीक है। फिर मुख्यमंत्री के लिए अलग से यहाँ पे एक चीफ सेक्रेटरीज होते हैं, ठीक है। मंत्रिमंडलीय अलग अलग जो सचिव होते हैं, संबंधित मंत्री के अलग अलग सचिव होते हैं, वो पर्सनल सेक्रेटरी, जिसको हम पीएस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बस बात ये समझना कि जो राज्य सचिवालय होता है, राज्य सचिवालय का मुख्य काम, राज्य सचिवालय के अंतर्गत बहुत सारे सचिव आते हैं, ये तो ऑफिस है, इसके अंतर्गत बहुत सारे जो सचिव आते हैं वो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल और संबंधित मंत्री के बीच में कोऑर्डिनेशन, उनके साथ सहायता और परामर्श का काम करते हैं। ये है इनका मुख्य उद्देश्य। और इन सभी के सेपरेट एक सचिव तो होती हैं। नीतिगत निर्माण, नीतिगत निर्णय, पॉलिसी डिसीजन, उनके निर्माण में, उनकी कोऑर्डिनेशन में, समन्वय में, उनकी इम्प्लीमेंटेशन में ये अपनी भूमिका निभाते हैं इन इन स्तरों पे के बीच में, ठीक है। इन इनके बीच में कोऑर्डिनेशन, इन इनके बीच में जो नीतिगत निर्णय लिए जा रहे हैं उन पे बात करना हो, ठीक है। तो ये सब ऐसा चलता है। बस एक बात याद रखना, यहाँ पे कैबिनेट जो सचिव होता है ना, वो ऐसा कुछ मतलब पद नहीं होता है, उसकी जगह पे आप याद रखना चीफ सेक्रेटरी होता है यहाँ पे, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, CHIEF लिखा हुआ है ये, वैसे तो मैं इसको हटा देता हूँ एक। चीफ सेक्रेटरी होता है, ठीक है। और साथ में क्या होता है, हर एक डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी होता है, ठीक है। डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी होता है जो कि अलग अलग विभागीय मंत्री को उसके काम में सहायता परामर्श के लिए दिया गया है। अब एक बात और यहाँ पे समझना थोड़ा सा जरूरी है कि ये विभागीय जो संचार है, कम्युनिकेशन है और फाइलों का संचालन है, प्रशासनिक नियंत्रण है, उनका केंद्र होता है। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि शिक्षा मंत्रालय की कोई फाइल है, अब शिक्षा मंत्रालय ने कोई स्कूल कॉलेज है ना, इन इन स्तरों पे काम किया है, बच्चों को मतलब कितने क्या बच्चे पास हुए, सफल हुए, इन सब का ब्यौरा शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग के पास होगा, राज्य में शिक्षा विभाग के पास होगा। अब मान लो देश में, अब राज्य में स्किल डेवलपमेंट की एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास। उसको एक ब्यौरा चाहिए शिक्षा विभाग से कि हमारे राज्य में अभी कितने विद्यार्थी 12वीं जिन्होंने पास किया है, कितने विद्यार्थी ऐसे जिनका 10th हुआ है, उसका ब्यौरा चाहिए, क्योंकि हमें थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाना है। तो कितने विद्यार्थी हमारे दायरे में आ जाएंगे। तो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को जो ये ब्यौरा है, ये फाइल का जो एक कम्युनिकेशन है, संचालन, संचार है, जो सब प्रदान करने का काम है, जो एक हस्तांतरण काम है, बीच में जो मध्यस्थ काम है वो सचिवालय करता है। सचिवालय बताता है कि किस विभाग को कौन सी जानकारी चाहिए और कौन दे पाएगा उसको वो जानकारी, ठीक है। शिक्षा, देखो हर एक विभाग बोल देता है, जैसे मैं बोलूँ तो परिवहन विभाग बोल देता है राज्य सचिवालय के पास जाकर के, देखो मुझे रोड बनाने हैं, आप ये बताओ कि मध्य प्रदेश में किन किन जगहों पे जंगल नहीं है, किन किन जगहों पे रोड बनाए जा सकते हैं। तो राज्य सचिवालय अब दिमाग लगा कि जंगल, यानी ये बात तो वन मंत्रालय, वन विभाग बता पाएगा, तो वन विभाग के पास जाकर के वो जानकारी लेके आ जाता है और परिवहन विभाग को दे देता है। यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट, यहाँ पे डिपार्टमेंट बोलेगा कि मुझे पता करके बताओ कितने विद्यार्थी इस बार सफल हुए हैं, कितने कितने विद्यार्थियों का डाटा हमें चाहिए, नामांकन किन किन का हुआ है। अब यहाँ पे कंसर्न मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट के पास जाकर राज्य सचिवालय वो इन्फॉर्मेशन लेके आएगा और यहाँ पे किसको देगा, स्किल डेवलपमेंट विभाग को देगा। तो बीच में देखो आप कितना महत्वपूर्ण काम कर रहा है कि हर एक विभाग कितने बेहतरीन तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। और उसको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, एग्जैक्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कौन दे पाता है, उन उन सभी विभागों को, उन अलग अलग मिनिस्ट्रीज को ये सचिवालय दे पाता है। यानी कि सचिवालय वो बॉडी है, ऐसे समझो इसको। सचिवालय वो बॉडी है जो क्या करता है, जैसे राज्यपाल ही है, मुख्यमंत्री, मंत्री, इनके बीच में तो करता है। साथ में यहाँ पे समझना कि राज्य जो सचिवालय है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, शिक्षा हो गया चाहे, ठीक है, स्वास्थ्य हो गया, परिवहन हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन हो गया, नगरीय निकाय हो गया, मतलब आप समझ जाना। और कौशल विकास हो गया,
जनजातीय हो गया, तो इनके बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होता रहे। ये मिनिस्ट्री कुछ मांग रही है तो किस इसके पास अगर वो इन्फॉर्मेशन होगी तो ये राज्य सचिवालय इससे मंगा करके इसको दे देगा। शिक्षा विभाग को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये अगर मान लो इससे नगरीय निकाय निकाय विभाग से चाहिए तो वो इससे दे देगा। तो बीच में मध्यस्थ है, एक ऐसा बॉडी है जो बीच में मध्यस्थ है, वो कम्युनिकेशन में हेल्प कर रही है। अब देखो एक प्रकार से ये जो एक टोपोलॉजी बन रही है, टोपोलॉजी टाइप की बन रही है, जो आपने नेटवर्क में पढ़ी होगी, कम्युनिकेशन वगैरह आपने टॉपिक पढ़ा होगा, तो नेटवर्क वगैरह, नेटवर्क कम्युनिकेशन में एक टोपोलॉजी होती है। कौन सी टोपोलॉजी होती है तो आप कमेंट में बता देना मुझे, मुझे तो अभी याद नहीं आ रही है। ठीक है, तो उस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे बन रही है ये। अब देखो हम सचिवालय की पद सोपान व्यवस्था, हेरारकी ऑफ द स्टेट सेक्रेटेरिएट समझते हैं कि पद सोपान व्यवस्था क्या होती है। अब राज्य सचिवालय का हमने ये एक मुख्य मौलिक एक वो समझ लिया एजेंस कि वो आखिर है क्यों, कितना महत्वपूर्ण काम है। एक तो पॉलिसी फॉर्मेशन और हर एक डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन, इसको ये चाहिए तो ये कौन सा विभाग दे पाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या है बीच में मध्यस्थ के रूप में काम करूंगा। ये सचिवालय का मेन एजेंस होता है, अस्तित्व इसका मेन इसीलिए है मुख्य रूप से। अब उसमें समझते हैं कि पद सोपान, यानी कि आप समझते हो जानते हो कि पद सोपान मतलब क्या होता है। ये लैग कर रहा है शायद। राज्य सचिवालय की पद सोपान या फिर राज्य सचिवालय की व्यवस्था, ये टॉपिक तो हो गया है हमारा। हाँ, पद सोपान व्यवस्था। जो राज्य सचिवालय की पद सोपान व्यवस्था है, हेरारकी है, हेरारकी ऑफ द स्टेट सेक्रेटेरिएट। तो आप इसमें ये समझना कि हर एक जो राज्य है उसमें सचिवालय जो एक ऑफिस है वो भी होता है। हर एक राज्य सचिवालय में एक सचिव का पद भी होता है, और वो एक पद सोपानी व्यवस्था में काम करता है, एक हेरारकी सिस्टम में काम करता है, एक हेरारकी प्रणाली में काम करता है। यानी कि एक मुख्य सचिव होगा, फिर उसके नीचे और भी कई सारे अधिकारी, फिर और भी कई सारे कर्मचारी होंगे। तो ऐसी एक हिरारकी होती है, उसको आप समझो। अब सचिवालय मतलब एक ऑफिस, पढ़ रहे हो तो ऑफिस में कर्मचारी अधिकारी तो पढ़ना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है कि उस अधिकारी कर्मचारी वहां पे काम कौन करते, बताओ तो जरा कि आखिर है कौन वहां पे। ऐसा इतना बड़ा ऑफिस जाना जाता है, बड़ी बिल्डिंग देख लिया आपने, वल्लभ भवन देख लिया, कितनी बड़ी बिल्डिंग थी उसमें, तो उसमें आखिर होते कौन है वो। जैसे ये आप देख सकते हो, ये तो वर्तमान में मध्य प्रदेश की क्या है, मुख्य सचिव है। इनकी फोटो मैंने लगा रखी है, मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठे हुए हैं मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश के। और ये मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, अनुराग जैन करके इनका नाम है। आईएएस ऑफिसर थे, तो अभी भी है, बट अभी इनको चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया। और ये भी याद ना कि जो चीफ सेक्रेटरी बनते हैं या मुख्य सचिव बनते हैं, कैबिनेट सचिव बनते हैं, वो मोस्टली मोस्टली मतलब इवन वही यूनिक रूप से वही बनाए जाते हैं। कौन बनाए जाते हैं, आईएएस ऑफिसर, ऑल इंडिया सर्विसेज के जो बहुत ही सीनियर लेवल पे जो ऑफिसर्स होते हैं उनको बनाया जाता है। तो जो राज्य सचिवालय यहाँ पे है ऑफिस, उसमें जो शीर्षक टॉप लेवल पे जो बिल्कुल पीक पे इधर पे बैठा होता है उसको बोलते हैं मुख्य सचिव। उसको क्या कहते हैं, मुख्य सचिव। उसके नीचे फिर क्या होता है, उसके नीचे क्या होता है, जो ये अब ये करता क्या है, ये मुख्य परामर्शदाता, चीफ एडवाइजर होता है इसका। अल्टीमेट अगर आप काम पूछोगे ये क्यों बना रखा है, तो बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से मैंने वही बात बोल दी। ये तो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो स्टेट की होती है उनको चीफ एडवाइजर के रूप में काम करता है, ठीक है ना। अगर आप वहीं देश लेवल पे चले जाओगे ना तो पीएम होता है। तो पीएम के लिए तो बहुत सारे एडवाइजर होते हैं, जैसे इकोनॉमिक एडवाइजर होता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं, साइंटिफिक एडवाइजर होते हैं, स्पेस एडवाइजर होते हैं, डिफेंस एडवाइजर होते हैं, बहुत सारे एडवाइजर होते हैं। इनके को सिलेक्टेड जो अलग अलग स्टेट में सीएम होते हैं उनके कुछ दायरे सीमित होते हैं, उनके इतने बड़े दायरे नहीं होते कि उनको स्पेस डिफेंस में काम करना हो। तो उनका एडवाइजर जो है ना मुख्य रूप से मुख्य सचिव ही संभालता है। और पीएम का थोड़ा सा बड़ा एरिया है, दायरा है, जुरिडिक्शन बड़ा है, देश स्तर पे काम कर रहे हैं, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी जो पॉलिसी फॉर्मेशन का है वो थोड़ा सा ज्यादा एरिया है। इस वजह से उनके एडवाइजर बहुत सारे होते हैं। फिर जब मुख्य सचिव हमने समझ लिया, उनका काम मुख्य परामर्शदाता है। फिर सचिवालय में उनके नीचे कौन होते हैं, तो अलग अलग विभाग होते हैं, उन विभाग में मंत्री होते हैं, आपको पता है। यानी कि मंत्रियों के ऊपर सीएम है, मतलब सीएम टॉप पे है। अगर मैं बोलूं
कि मंत्रियों में टॉप पे कौन है, सीएम है, उनके नीचे कई सारे मंत्री हैं। तो सेम वैसे ही टॉप पे अगर देखा जाए ना तो चीफ सेक्रेटरी है, सीएस जिसको बोल सकते हो, उसके नीचे क्या है, बहुत सारे सेक्रेटरीज हैं। अगर आप बोलोगे कितने सेक्रेटरीज हैं, तो मध्य प्रदेश में आप याद ना 54 विभाग है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में 54 विभाग है, तो 54 अलग अलग सेक्रेटरीज भी हो जाएंगे। किसी विभाग के दो मतलब एक सेक्रेटरी दो विभाग को भी संभाल सकता है, मतलब वो उसकी कैपेसिटी के बेसिस पे देखा जा सकता है, बट हर एक विभाग का एक सेक्रेटरी होना थोड़ा सा क्या है, सही रहता है। तो इस प्रकार से यानी कि चीफ सेक्रेटरी एक होता है, उसके अंडर में क्या है, 54 विभाग है, मतलब 54 विभाग के क्या होते हैं, अलग अलग सेक्रेटरीज होते हैं। ओके, तो इस हिसाब से क्या होता है, मध्य प्रदेश का स्टेट सेक्रेटेरिएट में 54 विभाग के अलग अलग सेक्रेटरीज क्या होते हैं, ये पद डिप्लॉय होते हैं, स्टैब्लिश करके रखे होते हैं, और उन पे अलग अलग व्यक्ति बैठा होता है। वो क्या करता है, वो हर एक विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है। अगर राजनीतिक प्रमुख पूछा जाएगा कि हर एक विभाग का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, तो मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री उसको बोल सकते हैं, है ना, जैसे शिक्षा विभाग का अलग मंत्री है वो सब। अगर लेकिन उनका प्रशासनिक प्रमुख पूछा जाए तो वो होगा सचिव, उसको हम सिस्टमेटिक लैंग्वेज में बोलते हैं शासन सचिव या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। कुछ लोग इसको शासन सचिव ना बोल के सिर्फ सचिव बोल देते हैं कि ये तो इस विभाग का सचिव है, तो आप उसको गलत मत ठहराना, लेकिन उसका सिस्टमेटिक ढंग से नाम अगर लिया जाएगा ना, तो उसको बोला जाएगा प्रशासन सचिव या शासन सचिव या फिर सचिव, या फिर शासन सचिव एक्यूरेट, या फिर गवर्नेंस सेक्रेटरी या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। ये दो वर्ड में थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होना, बट यहाँ पे मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी यहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या क्लियर कर लिया, एक तो चीफ सेक्रेटरी होता है, एक होता है जो सबसे ऊपर बैठा रहता है, और 54 विभाग है, तो 54 विभाग के क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज होते हैं अलग अलग। यानी कि सचिवालय में हमने दो बड़े पदों के बारे में समझ लिया, ठीक है। अब ये बात हमारी क्लियर हो गई, यानी कि इनके नीचे बहुत सारे और भी सचिव बैठे होंगे, बिल्कुल। अब पूछोगे कौन से बैठे हुए हैं, तो नाम आप समझो कौन कौन से बैठे हुए हैं। वो है शासन सचिव, और उस शासन सचिव के अंदर भी देखो उनके अंतर्गत भी बहुत सारे बैठे हुए हैं। अब शासन सचिव ऐसे 54 शासन सचिव तो बता नहीं सकता आपको 54 विभाग के, लेकिन उनके नीचे भी और अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए, कौन से हैं वो, उनके नीचे नीचे होते अतिरिक्त सचिव, एडिशनल सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी, उप सचिव, डेप्यूटी सेक्रेटरी, अपर सचिव, अवर सचिव, अंडर सेक्रेटरी, अनुभागीय अधिकारी, अनुविभागीय अनुभाग अधिकारी, जिसको सेक्शन ऑफिसर बोला जाता है। ये नाम आपको पता होना चाहिए सिस्टमेटिक ढंग से। ये है वो संरचना, ये है वो पद सौपानी व्यवस्था, ये है वो हायरार्की, कि एक मुख्य सचिव, उसके नीचे 54 विभागीय क्या है, शासन सचिव है, 54 विभागीय शासन सचिव है, शासन सचिव के अंतर्गत अतिरिक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव के अंतर्गत संयुक्त सचिव, संयुक्त सचिव के अंतर्गत उप सचिव, उप सचिव के अंतर्गत अवर सचिव, अवर सचिव के अंतर्गत अनुभागीय अधिकारी, यानी कि एडिशनल, जॉइंट, डेप्यूटी, अंडर और सेक्शन ऑफिसर। ये तो आप बिल्कुल ऐसे याद रख लो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के अंदर एडिशनल होता है, एडिशनल के अंदर जॉइंट होता है, जॉइंट के अंदर डेप्यूटी होता है, डेप्यूटी के अंदर अंडर सेक्रेटरी होता है, अंडर सेक्रेटरी के अंदर सेक्शन ऑफिसर होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या है, शुरुआत से 4 से 5 स्तर पे आपको हायरार्की बिल्कुल याद होना चाहिए। चीफ, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडिशनल, जॉइंट, डेप्यूटी, अंडर, ठीक है, एडिशनल, जॉइंट, डेप्यूटी, अंडर। तो चीफ सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडिशनल, जॉइंट, डेप्यूटी और अंडर सेक्रेटरी, और लास्ट में सेक्शन ऑफिसर। बार बार इनको बोलो, बार बार याद करो, जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हायरार्की आपसे पूछा जा सकता है कि अतिरिक्त सचिव और उप सचिव के अंतर्गत बीच में जो पद होता है वो क्या होता है, उसका नाम क्या है मध्य प्रदेश स्तर पे देखा जाए तो आप वहां पे बता सकते हो कि अतिरिक्त सचिव और उप सचिव के अंतर्गत बीच में जो मध्य में पद होता है वो संयुक्त सचिव का होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो राज्य सचिवालय का है वो संगठन क्या है, राज्य सचिवालय का संगठन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट सेक्रेटरी। क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक संगठन है, उसमें कौन कौन सी व्यवस्थाएं क्या है काम कर रही हैं, तो वो आप समझना, और उसके अंतर्गत किस तरीके से, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, किस तरीके से संरचना बटी हुई है। तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक राज्य सचिवालय है, तो उसमें होते तो मेनली प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे उसमें होगा कौन, मतलब पॉलिटिकल लेवल पे उसमें जो अल्टीमेट एडमिनिस्ट्रेशन का जो, मतलब अगर देखा जाए तो पॉलिटिकली देखो सचिवालय अंडर किसके होता है, मुख्यमंत्री के अंडर होता है या फिर अलग अलग मंत्रियों के अंडर काम करते हैं वहाँ पे, होते तो अधिकारी वो ज्यादातर किसके अंडर में काम करने वाले होते हैं, मंत्री या फिर
मुख्यमंत्री के अंतर्गत काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी होते हैं राज सचिवालय के अंतर्गत। तो राजनीतिक स्तर पर राज सचिवालय का जो संगठन होता है वो मुख्यमंत्री उसमें होता है और अदर मंत्री होते हैं, ठीक है। वो अदर मंत्री मध्य प्रदेश में कितने हैं, 30 है, और मुख्यमंत्री 1 है। यानी कि आप ये समझ जाओ कि मध्य प्रदेश के राज सचिवालय में राजनीतिक स्तर पर जो संरचना है वो कैसी है, 31 मंत्रियों वाली है, जिसमें एक क्या है, मुख्यमंत्री, और 30 अदर मंत्री हैं। जैसे आप ये मंत्रिपरिषद मध्य प्रदेश की देख सकते हो, ये मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं। अब अगर आप से कोई पूछे कि जरा बताओ ये क्या दिख रहा है, ये आपको लग रहा है कि सचिवालय के अंदर क्या ऑफिस है। पुराने जमाने की मैंने फोटो डाली जिससे आप बिल्कुल थोड़ा सा कनेक्ट हो पाओ। नए जमाने के सचिवालय तो अब चेंज हो गए, थोड़ा डिजिटल हो गए, लेकिन पुराने जमाने के सचिवालय ऐसे दिखते थे, जिसमें बहुत सारे क्लर्क ऐसे बैठे रहते थे, वो ऐसी हजारों फाइल, लाखों फाइल्स ऐसी क्या है पड़ी रहती थी, जिनपे ऐसे काम चलते थे आगे। और यहीं से फिर क्या होता है आपको पता है, यहाँ पे रेड टेप होता है ना। तो फिर वो रेड टेप बंधा रहता है हमेशा हमेशा के लिए, वो रेड टेपिज्म आता है वो। तो वो सब बातें तो ठीक है अलग। रेड टेपिज्म एक ब्यूरोक्रेसी का एक ऐसा संबंध है, रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी, इन दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, मतलब ऐसे समझ सकते हो आप। अ, ठीक है, तो ये राज सचिवालय का एक ऑफिस दिख रहा है आपको, ठीक है। अब उसमें समझो कि उसका संगठन क्या है। उसमें क्या होता है, एक उसको बोल सकते हैं प्रशासनिक स्तर पर राज सचिवालय का संगठन। उसमें सुप्रीम लेवल पे होता है मुख्य सचिव, उसके नीचे होता है कौन, उसके नीचे होता है शासन सचिव, उसके नीचे कौन होता है, शासन सचिव। समझ गए। मैं अभी बता चुका, मुख्य सचिव एक होता है, शासन सचिव हमारे राज्य में कितने हो सकते हैं, 54 हो सकते हैं, क्योंकि 54 क्या है, डिपार्टमेंट्स है। उसके नीचे फिर आपको मिलेगा अतिरिक्त सचिव, एडिशनल सेक्रेटरी। फिर उसके नीचे मिलेगा आपको संयुक्त सचिव। उसके नीचे कौन मिलेगा आपको, उप सचिव यानी डेप्यूटी सेक्रेटरी, ठीक है। डेप्यूटी सेक्रेटरी आपको उसके नीचे मिलेगा। बहुत सारे फिर ये इनकी संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि हायरार्की में आपको पता है जो ऊपर होता है वो थोड़ा कम संख्या में होता है, फिर नीचे संख्या बढ़ती जाती है। और सबसे नीचे क्या होता है, सचिव स्तर पे, अधिकारी स्तर पे अवर सचिव अंडर सेक्रेटरी होता है। तो आप ये समझ गए कि मुख्य रूप से जो प्रशासनिक स्तर पे है, ये जो हमारे वर्तमान में मुख्य सचिव है, चीफ सेक्रेटरी है, क्या नाम है इनका, अनुराग जैन है, ये याद रखो, अनुराग जैन। इनको हम अगली क्लास जो होगी ना सचिव की होगी, तो सचिव में सिर्फ इनको ही हम पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से। तो अनुराग जैन जो है अभी हमारे मुख्य सचिव है मध्य प्रदेश के। इनके अंतर्गत बहुत सारे शासन सचिव है, अतिरिक्त सचिव है, संयुक्त सचिव, उप सचिव और अवर सचिव है। और ये मुख्य रूप से होते हैं सभी के सभी आईएएस ऑफिसर, सभी के सभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, जो कि यूपीएससी के माध्यम से सिलेक्ट होकर के आए हुए होते हैं। यूपीएससी के माध्यम से उनका सिलेक्शन हुआ होता है, उनको यहाँ पे इन पदों पे बैठाया जाता है। बट उनके नीचे और भी होते हैं अधिकारी कर्मचारी, जैसे अनुभागीय सेक्शन ऑफिसर, ग्रुप बी के अधिकारी कर्मचारी हैं ये, सहायक अधिकारी असिस्टेंट ऑफिसर, सीनियर क्लर्क, आप क्लर्क समझ जाओ, ग्रुप सी के हो जाएंगे ये, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, जूनियर क्लर्क हो जाएगा। और फिर यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी क्लास 4 एम्प्लॉयज, ठीक है। ये क्लास 4 यानी ग्रुप डी वगैरह की कैटेगरी भी हो सकती है यहाँ पे। तो ये पूरी की पूरी होल स्ट्रक्चर है किसका, राज्य के स्टेट सेक्रेटेरिएट का, स्टेट के सेक्रेटेरिएट का, जिसमें आपको मुख्य रूप से क्या मिल रहे हैं, शुरुआत से जो ये है, चाहे ये मुख्य सचिव हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हो, एडिशनल जॉइंट डिप्यूटी और अंडर सेक्रेटरी, ये जो 6 पद हैं, ये सभी के सभी आईएएस ऑफिसर, आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं। और जो लास्ट के ये 5 पद हैं, ये कौन होते हैं, ये कर्मचारी वर्ग होते हैं, मुख्य रूप से कर्मचारी वर्ग होते हैं, जो कि ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के अधिकारी कर्मचारी होते हैं ज्यादातर। ये देखो ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये संरचना हमने समझ लिया, संगठन हमने समझ लिया। अब हम आते हैं इनका चयन कैसे होता है, ये बनते कैसे हैं, इनको नियुक्त किया जाता है। ये अब इतने सारे पद हैं तो इनको नियुक्त किया जाता होगा, या इनका सिलेक्शन होता होगा, कैसे होता है हमने समझ तो लिया। आईएएस होते हैं, आईएएस तो सीधे थोड़ी बन जाते होंगे सचिव, कि सीधा ही आईएएस का मतलब आईएएस बने, रैंक बना गई तो सीधा सचिव ही बना दे किसी मंत्री के अंतर्गत, ऐसा नहीं होता है। एक प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर मैं बताऊंगा आपको क्या वो प्रोसीजर होता है। देखो इनका जो सिलेक्शन होता है ना, इनको जो पदे बैठाया जाता है, चाहे सचिव हो, वो पदोन्नति पे बेसिस पे बैठाया जाता है। ये आ सकता है एग्जाम में, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर राज्य में राज्य सचिवालय के अंतर्गत जो सचिव है, चाहे कोई भी अधिकारी, अपर सचिव, अतिरिक्त सचिव हो, उनकी जो नियुक्ति होती है, उनकी जो नियुक्ति होती है वो किस आधार पे होती है, वो पदोन्नति पर आधारित होती है। पदोन्नति यानी कि प्रमोशन पे बेस्ड होती है। पदोन्नति कैसे होती है, कैसे होती है पदोन्नति, पदोन्नति आपको पता होना चाहिए। एक जैसे करते तो अलग अलग कर्म अलग दूसरे बड़े बड़े अधिकारी ही करते हैं,
लेकिन देखो उसकी व्यवस्था अब हम समझते हैं कैसे होती है वो पदोन्नति। तो सचिवालय में मुख्य रूप से मैं कौन कौन से पदों की बात कर रहा हूँ, मुख्य सचिव, सचिव और अन्य उच्च अधिकारी जो हमने आईएएस रैंक के पढ़े हैं, ठीक है, उनकी प्रत्यक्ष भर्ती नहीं होती है कि सीधा यूपीएससी दिया और सीधा उनको क्या बना दिया, प्रत्यक्ष भर्ती मतलब सीधा डायरेक्ट उस पद पे कोई नहीं बैठ सकता है। उनको प्रमोशन के बाद ही, मतलब पीछे पहले बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा उनको नीचे के पदों का, फिर जाकर के प्रमोशन के माध्यम से वो नियुक्त होंगे। फिर आपका क्या होगा वहां पे, आपकी फिर प्रॉपर तरीके से नियुक्ति होगी। अब सबसे पहले समझते हैं इन सभी पदों में मुख्य सचिव कैसे बनता है। आपको मुख्य सचिव अगर बनना है ना, तो आप सबसे पहले तो आईएएस ऑफिसर होने चाहिए। आईएएस सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होने चाहिए। आप उस राज्य में हो या केंद्र में हो, या फिर आपके अच्छा क्या मतलब सीधी सी बात भी डायरेक्ट में बोलो तो आपकी थोड़ा सा पकड़ होना चाहिए पॉलिटिक्स में भी। आपके फेवर वाले लोग या फिर इवन कोई पॉलिटिक्स का कोई राजनेता है, पॉलिटिक्स का कोई राजनेता है, तो आपको वो बना सकता है यहाँ पे। लेकिन बट ये ऐसा नहीं कि सीनियर मोस्ट ही बनेगा। एक कन्वेंशन है, लेके चलते हैं कि सीनियर मोस्ट जो वो होगा ऑफिसर होगा, आईएएस ऑफिसर होगा, उसको ही बनाएंगे। राज्य में जो सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होगा उसको ही चीफ सेक्रेटरी बनाएंगे, ये लेके चलते हैं। बट ऐसा कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। इसके बजाय किसी और को भी बनाया जा सकता है, केंद्र से भी किसी व्यक्ति को बुलाया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए जो इसके पहले अनुराग जैन थे, ये व्यक्ति ये देश के परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत सचिव थे, परिवहन सचिव थे ये। नितिन गडकरी के अंतर्गत इन्होंने काम किया था। फिर हमारी जो मध्य प्रदेश की ये है सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार ने इनको प्रमोशन के माध्यम से इनको क्या किया था यहाँ पे, मध्य प्रदेश का मुख्य प्रमुख सचिव के तौर पे, चीफ सेक्रेटरी के तौर पे यहाँ पे इनको क्या किया था, इनको यहाँ पे इसको बोलते प्रतिनियुक्त किया था। ठीक है, एक प्रकार से प्रतिनियुक्त किया था, प्रतिनियुक्ति हुई थी इनकी। तो इस प्रकार से क्या होता है, सीनियर मोस्ट वाला भी कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया, बट कन्वेंशनली कुछ और भी फॉलो हो सकता है या ये कन्वेंशन होता है। बट अब करता कौन है, करता है मुख्यमंत्री, ये भी याद रखो। यहाँ पे मोहन यादव जी ने डिमांड भेजी थी सेंटर के पास कि हमें वो अनुराग जैन साहब की हमें क्या है डिमांड, मतलब जरूरत है, आप हमारे चीफ सेक्रेटरी के तौर पे हो, हमें उनकी रिक्वायरमेंट है, आप उन्हें भेजिए। तो अल्टीमेटली यहाँ पे नियुक्त किसने किया है, यहाँ पे नियुक्ति की बात अगर आए ना, तो राज्यपाल मत टिक कर देना, यहाँ पे मुख्यमंत्री यहाँ पे टिक करना, मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। अगर अब पूछा जाए कि नीचे के जो शासन सचिव होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, मुख्य सचिव तो हमने समझ लिया आप जो सबसे बड़े लेवल पे है। शासन सचिव को नियुक्त कौन करता है, शासन सचिव थोड़ा सा छोटा मतलब उससे नीचे पद है। तो आप समझना, अब शासन सचिव की बात एक और ये भी है कि बहुत सारे भी है, 54 डिपार्टमेंट है तो 54 शासन सचिव भी होना चाहिए। तो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट का मंत्री बताएगा कि उसके डिपार्टमेंट में उसको शासन सचिव कौन सा व्यक्ति रखना है। तो यही बात होती है कि यहाँ पे संबंधित मंत्री अनौपचारिक सलाह देता है, एक इंफॉर्मेशन एडवाइस, इनफॉर्मल एडवाइस बोलता है देखो मंत्री साहब, मुख्यमंत्री जी ऐसा करते हैं कि इनको बना देते हैं, मतलब ऐसी बातचीत करके ही वो लोग व्हाट्सएप मैसेज कर दिया कि मान लो व्हाट्सएप कर दिया, कॉल पे बोल दिया, टेक्स्ट मैसेज कर दिया कि देखो मंत्री जी, सीएम साहब इस व्यक्ति को बना दो हमारा शासन सचिव, हम शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, हमारे लिए अच्छा होगा, ये व्यक्ति बना दोगे तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। तो ऐसे इनफॉर्मल तरीके से एडवाइस जाती है सीएम के पास, और सीएम उस व्यक्ति को अल्टीमेटली क्या कर देते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा उसको नियुक्त कर दिया जाता है। यानी कि नियुक्ति यहाँ पे भी मुख्यमंत्री ही कर रहे हैं, बट अनौपचारिक सलाह अब उस मंत्री से पूछ लेना जरूरी है, क्योंकि विभाग उसी को संभालना है, उसी के विभाग है, तो उसी के विभाग के अनुसार क्या होना, उसी के अनुसार क्या होना चाहिए, उस विभाग का शासन सचिव होना चाहिए। अब आप खुद ही यहाँ पे इतना दिमाग तो लगा ही सकते हो। सचिव से लेकर के उप सचिव, अब जो नीचे के और अधिकारी हैं, चाहे वो सचिव हो, उप सचिव हो, डेप्यूटी सेक्रेटरी हो, इन पद के सभी आईएएस अधिकारी होते हैं, और आईएएस ऑफिसर ही ज्यादातर चयनित किए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से समझना। अब ये क्या है, टेबल जा रही है थोड़ा सा बाहर, तो मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि राज्य सचिवालय, उसकी अब इकाइयां, उसके अधिकारी और उसके विशेष कार्य, समझो अभी हमने क्या पढ़ लिया, उसका चयन पढ़ लिया, कैसे नियुक्त होते हैं अलग अलग कर्मचारी अधिकारी। मुख्य रूप से ज्यादातर अधिकारी कर्मचारी, चाहे मुख्य सचिव हो चाहे शासन सचिव हो, कौन नियुक्त करता है, कौन नियुक्त करता है, बहुत ध्यान समझना, मुख्यमंत्री। बट उसके अंतर्गत जो अलग अलग अधिकारी कर्मचारी हैं, फिर उस पर मुख्य सचिव फैसला करता है।
याद रखना, उस पर फिर मुख्य सचिव फैसला करते हैं। ठीक है, उस पर फिर मुख्य सचिव अपने सिग्नेचर और अपनी सील साइन के थ्रू अपॉइंटमेंट करते हैं। ये हमने सब पढ़ लिया है। अब इसके बाद जो हमारी अगला पॉइंट है वो राज्य सचिवालय की अलग अलग जो यूनिट्स हैं, अलग अधिकारी, अलग विशेष कार्य हैं, तो वो हमें समझना पड़ेगा कि राज्य सचिवालय में जो हेड होता है, मुख्य सचिव होता है, फिर उसके अंदर विभाग होता है, वो शासन सचिव संभालता है। उप विभाग को कौन संभालता है, ये पूछा जा सकता है। ये तो अभी मैंने दोनों क्लियर कर दिए थे आपको। सब डिपार्टमेंट को संभालता है अतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव। प्रभाग यानी जिसको बोलते हैं डिवीजन, इसको संभालता है उप सचिव। शाखा यानी ब्रांच, जिसको संभालता है अवर सचिव। अनुभाग को संभालता है अनुभागीय अधिकारी, सेक्शन ऑफिसर। कितना एक्यूरेसी के साथ आपको यहाँ पे बता रखा है कि कौन सा अधिकारी कौन सी विभाग को, कौन सी यूनिट को लीड करेगा, संभालेगा। अगर ये क्लियर हो गया ना, तो आपके दिमाग में सचिवालय की पूरी संरचना क्लियर हो जाएगी। सचिवालय के अंतर्गत ऐसा नहीं कि सिर्फ सचिवालय है, बस एक बिल्डिंग है, खड़ी है, उसके अंतर्गत कई सारे विभागीय शाखाएं होती हैं, कई सारे उपविभाग होते हैं, कई सारे प्रभाग होते हैं, कई सारी शाखाएं होती हैं, कई सारे अनुभाग होते हैं। अनुभागीय अधिकारी आपने सुने होंगे, ये अनुभागीय अधिकारी हैं, वो अनुभागीय अधिकारी हैं, ये उप विभाग के वो सचिव हैं, ये उस विभाग के सचिव हैं, ये किसी और विभाग के सचिव हैं। ऐसे बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे, ऐसे बहुत सारे अधिकारियों के बारे में पढ़ा होगा, है ना। किसी की कार के पीछे लिखा होगा अनुभागीय अधिकारी, किसी की कार के पीछे लिखा हुआ विभागीय अधिकारी, है ना। तो वो यही सब तो होते हैं ज्यादातर लोग। ठीक है, तो क्लियर है कि राज्य सचिवालय कौन संभालेगा, चीफ सेक्रेटरी संभालेगा। और चीफ सेक्रेटरी ने संभाला तो काम क्या करेगा वो, अब ये बताओ जरा। वो मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल को सीधा क्या करेगा, सलाह देगा और समन्वय का काम करेगा। कि देखो, मुख्य सचिव जो है ना, अल्टीमेट में बोलूं तो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बीच में बहुत सारे मंत्री हैं उसके, और एक इधर बगल में बैठा हुआ है उसका सीएम, मतलब उसके अंडर, मतलब उसके ऊपर बैठा हुआ है सीएम, और उसके आसपास बहुत सारे मंत्री बैठे हुए हैं। तो वो सीएम, इन सारे मंत्रियों, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन, उन सभी मंत्रियों के बीच में, उन सभी मंत्रियों के नीचे शासन सचिव है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, तो बहुत बड़ा काम उसका रहता है। तो समन्वय बहुत बड़ा होता है मुख्य सचिव। ठीक है, फिर अगर मैं बात बोलूँ शासन सचिव, शासन सचिव उस विभाग का है, इसलिए वो विभागीय नीतियों का निर्धारण करेगा, उसका कार्यान्वयन करेगा, सीधी सी बात है। अब विभाग के अंदर कई सारे उपविभाग होते हैं, यानी कि उसका हेड जो अतिरिक्त संयुक्त सचिव है, तो वो क्या करेगा, विभागीय प्रस्ताव को तैयारी करेगा और सचिव को सहायता करेगा, जो उसके ऊपर सचिव है उसको हेल्प करेगा वो। अब वो प्रभाग है, डिवीजन है, उसका जो हेड है डेप्यूटी सेक्रेटरी है, ये फाइल प्रक्रिया पे वर्क करता है, उसमें दिशा निर्देश देता है अपने से नीचे के जो ये ब्रांच हेड है, जैसे अपर सचिव, अनुभागीय अधिकारी, इनको दिशा निर्देश देता रहता है कैसे क्या फाइल्स वगैरह पे, हमें कौन सी फाइल्स पे कितना, मतलब किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से हमें किस चीज को पहली प्राथमिकता देना है, किसको बाद में प्राथमिकता देना है, ये सब वो निपटाता है। शाखा की बात करें तो अवर सचिव होता है, जिसको हम अंडर सेक्रेटरी कहते हैं। ये प्रशासनिक आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है कि कंप्लायंस कैसा है। कंप्लायंस, कंप्लायंस मतलब होता है कोई भी चीज आप कर रहे हो, है ना, कोई भी चीज का आप मतलब कोई निर्देश आ चुका है तो वो कर रहे हैं, अगर कोई भी अधिकारी कर्मचारी, तो वो इफेक्टिव वे में मतलब हो रहा है इम्प्लीमेंट कि नहीं हो रहा है, उसका परिणाम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इंश्योर करना है इस चीज को। वो अनुभाग लास्ट में दे रखा है यहाँ पे, तो उसका अधिकारी होता है अनुभागीय अधिकारी, सेक्शन ऑफिसर। और कार्यालयीन पत्राचार, रिकॉर्ड संधारण, सहायक कर्मचारियों का पर्यवेक्षण। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, रिकॉर्ड कीपिंग, सुपरविजन ऑफ स्टाफ, ये सब अनुभागीय अधिकारी के या फिर सेक्शन ऑफिसर के काम होते हैं। अब है राज्य सचिवालय की कार्य प्रणाली। ठीक है, वर्किंग सिस्टम ऑफ स्टेट सेक्रेटरीज। वर्किंग सिस्टम अब हमें समझना पड़ेगा, वर्किंग सिस्टम क्या हो सकता है। देखो, वर्किंग सिस्टम मतलब ये है कि कार्य क्या करते हैं अल्टीमेटली, ये किस आधार पे काम करते हैं। तो संवैधानिक रूप से एक बात बोलता हूं मैं आपसे, संवैधानिक बात बहुत ध्यान सुना करो जब भी कोई संवैधानिक बात में बोलूँ ना, क्योंकि यानी कि उसका संविधान में प्रावधान कर रखा होगा। संवैधानिक आधार पे मैं बात बोल रहा हूँ 166 क्लॉज 3 के अंतर्गत। क्या बोल रहा हूँ कि क्लॉज 3 के अंतर्गत ये लिखा हुआ है, 166 क्लॉज 3 के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल राज्य में गवर्नेंस के कार्य संचालन के लिए, राज्य में शासन संचालन के लिए, कार्य संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति रखता है। कौन रखता है?
राज्यपाल रखता है किसके अंतर्गत? 166(3) के अंतर्गत। बहुत सही बात है। एग्जीक्यूशन अच्छे से हो, पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो, कार्यपालिका अच्छे से काम करे, उस पर अल्टीमेट नियम कौन बनाएगा? राज्यपाल बनाएगा। जब उसने ऐसी, उसके बाद जब ऐसी शक्ति है ना, ये शक्ति थोड़ा सा आप समझ रहे हैं, इस शक्ति के आधार पर पूरी की पूरी राज्य सचिवालय अब काम करेगा। राज्य सचिवालय को कैसे काम करना है ना, ये शक्ति अल्टीमेटली उसको राज्यपाल बताएगा। तो इस शक्ति की वजह से राज्यपाल को थोड़ा सा पावर ये हो जाती है कि वो नियम बना देता है। कैसे नियम बना देता है? राज्यपाल कहता है कि देखो, जो भी काम यहाँ पे हो रहा है ना राज्य में, उसको इन नियमों के आधार पे करो। राज्य में अलग अलग जो प्रशासन चल रहा है उनको इन इन नियमों के आधार पे करो। मैं जो बता रहा हूँ, राज्यपाल कह रहा है मैं जो नियम बता रहा हूँ उसके आधार पे करो। यानी राज्यपाल नियम बना रहा है। और किसके नियम बना रहा है? राज्य सचिवालय के नियम बना रहा है। सीधी सी बात में ये बताना चाहता हूँ कि राज्य में सचिवालय के नियम बनाने की शक्ति है जो, वो किसके पास है? वो राज्य, या फिर सिंपल वर्ड्स में बोल दो, राज्य सचिवालय की नियमावली बनाने में, मैनुअल बनाने में जो अल्टीमेट पावर है वो राज्यपाल के पास है। ठीक है। और किस प्रावधान के अंतर्गत है? वो 166(3) के अंतर्गत है। क्लियर? मुख्यमंत्री कभी टिक मत कर देना कि राज्य सचिवालय की नियमावली भी कौन बनाएगा? मुख्यमंत्री बनाएगा। नियुक्ति वो करता है तो शायद नियमावली भी वही बना देता होगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये शक्ति राज्यपाल को सौंपी गई है। राज्यपाल क्या करता है? यहाँ पे नियमावली बनाता है। नियमावली यानी सेक्रेटेरिएट मैनुअल जो है ना, इसको तैयार करने की जो जिम्मेदारी दी गई है वो राज्यपाल को दी गई है। कि तुम्हारे इस राज्य सचिवालय से बोला कि तुम्हारे जो काम है ना, राज्य सचिवालय एक दिन मतलब कोई काम नहीं था तो फालतू घूम रहा था, मान लो तो घूम रहा था, तो मुख्यमंत्री के पास गया, मेरा क्या काम है? राज्य सचिवालय ने पूछा कि मेरा क्या काम है, तो मुख्यमंत्री बोलेगा ये मैं थोड़ी बताऊंगा, ये तो राज्यपाल साहब बताएंगे। तो राज्य सचिवालय कह रहा है कि यार, जब आप नियुक्त करते हो या अपॉइंटमेंट करते हो तो आप करते हो, लेकिन काम कोई और बताएगा, ऐसा थोड़ी चलता है। तो सीएम ने कहा देखो ऐसा नहीं है, मैं भी बता सकता हूँ बट ये संविधान मुझे रोक रहा है ये 166(3) कह रहा है ना, इस वजह से, वरना मैं ही बताया था तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारे क्या नियम कायदे हैं। ठीक है। तो संविधान ने ये आदेश राज्यपाल को दिया है कि तुम बताओ सचिवालय को करना क्या है। ठीक है। यहाँ पे आप बातें खत्म करते हैं, ये सब बार बार बोलना सही नहीं है। सचिवालय या फिर जो नियमावली है सचिवालय की, उस सचिवालय की नियमावली में क्या आपको देखने को मिलेगा, आप समझना। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि सचिवालय को करना क्या है, सचिवालय के समस्त कार्य हैं वो कैसे संचालित होने हैं, उसको करना क्या है, उसको क्या क्या काम पे फोकस करना है, उसके लिए दिशा निर्देश क्या है। अल्टीमेटली सचिवालय को किस तरीके से काम करना है वो सचिवालय की नियमावली बताएगी, मैनुअल बताती है। आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, तो वहाँ का डीन जो होता है, यूनिवर्सिटी का डीन होता है, वो बताता है कि इस कॉलेज की नियमावली ये है, इस ड्रेस कोड, इस प्रोसीजर के एसओपी के साथ आपको इस कॉलेज में रहना पड़ेगा। अगर आपने इसका उल्लंघन किया तो आपको रस्टिकेट कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। हर एक संस्थानों के क्या होते हैं, ऐसे मैनुअल्स होते हैं। इनमें समय समय पर संशोधन भी होता है। जैसे कि आप सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की मैनुअल देख सकते हो, ऐसे कुछ करके ये पब्लिश की जाती है समय समय पर, जब जब इसमें बदलाव करना होता है। तो इस फोटो में आप देख सकते हो, इस तरीके का उसका एक लोगो होता है, वो ऐसे क्या पब्लिश होती है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर। ऑफिस में प्रोसीजर क्या होना चाहिए, काम कैसे होते हैं। जैसे मैंने एक फाइल नीचे से जानी है ऊपर तक, तो वो किस किस अधिकारी से होती हुई जाएगी, ऊपर से कोई आदेश आएगा तो उसको इम्प्लीमेंटेशन नीचे तक जाना है तो कैसे होते हुए जाएगा, वो आपको ये मैनुअल बताएगी। उस मैनुअल में सिस्टमेटिकली अगर मैं कैटेगराइज करूँ कि कौन कौन से काम होते हैं, तो दो प्रकार के काम होते हैं, दो प्रकार की चीजें होती है। एक तो विधियां लिखी होती हैं और एक लिखी होती है उसमें अलग अलग प्रपत्र होते हैं। विधियां किस चीज की? अलग अलग जो गवर्नेंस का काम का संचालन करना है, उसको ऑपरेट करना, एग्जीक्यूट करना है, तो वो लिखा रहता है। उसके अलावा वहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्रपत्र होते हैं, मतलब अपेंडिक्स होते हैं, आप समझना। विधियां तो जैसे कि अलग अलग, मान लो वैकेंसी आई है, उस पर अलग अलग कैसे भर्ती होना है, नियुक्ति कैसे होना है, उनमें प्रमोशन कैसे होना है, प्रतिनियुक्ति कैसे होना है, तो मतलब इतने सारे क्या है काम, वो सब कैसे होने हैं वो सब इसमें बता दिए जाते हैं विधियों के अंतर्गत, इस नियमावली में। प्रपत्र में जैसे कि आपने पढ़े होंगे, कई सारे प्रपत्र होते हैं, अवकाश के लिए अलग प्रपत्र, लीव एप्लीकेशन, इनको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अपेंडिक्सेस बोलते हैं। ठीक है। तो यात्रा भत्ता के लिए, वेतन वृद्धि के लिए, पदोन्नति के लिए, तो अलग अलग प्रपत्र होते हैं, उसके लिए अलग अलग ऐसे फॉर्म्स होते हैं, वो भरने पड़ते हैं। तो उसका क्या प्रोसीजर है, उसकी क्या व्यवस्था है,
वो भी उस मैनुअल में बताई जाती है कि जैसे मान लो इस कर्मचारी उस कार्यालय में एक कर्मचारी है, उसको काम उस पे उसको छुट्टी के लिए या उसको लीव के लिए मतलब एक एप्लीकेशन देना है, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा वो यहाँ बताएगा। ये अवकाश के लिए कैसे उसको आवेदन देना है, कैसे वो फॉर्म भरना है, तो वो हर एक चीज मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं इस प्रपत्र, मतलब हर एक टाइप के लिए हर एक प्रपत्र होता है। अब कोई भी इवन आपको किसी की शिकायत करनी हो तो भी एक प्रपत्र को फॉलो करोगे आप, ठीक है। तो ये मैनुअल्स वगैरह में आपको बता रखा होता है। सबसे पहले हम पहली कैटेगरी को उठाते हैं, शासकीय कार्य संचालन की जो विधियां है ना, उसमें पहली मेथड में हम अगर चलें तो उसमें होता है कार्मिकों का कर्तव्य क्या है, ठीक है। अब मेथड्स की बात करें, ठीक है, अलग अलग जो चीजों का वर्क एग्जीक्यूशन का मेथड क्या है। तो ड्यूटीज ऑफ पर्सनल, हर एक अधिकारी कर्मचारी का क्या ड्यूटी है, उनके फिर क्या नियम है, नियम जैसे कि भर्ती के नियम क्या है, नियुक्ति के नियम क्या है, पदोन्नति के नियम क्या है, सेवानिवृत्ति के नियम क्या है। हर एक राज्य का राज्य सचिवालय कुछ मैनुअल्स को फॉलो करता है जो राज्य वहाँ के राज्यपाल ने बनाए होते हैं, उन्हीं के आधार पर वो ये सब डिसाइड करता है हर एक राज्य में कैसे क्या अलग अलग जो नीचे के अधिकारी कर्मचारी हैं वो कैसे नियुक्त होंगे, वो सब इन्हीं के अंतर्गत नियम के अंतर्गत होते हैं। अनुशासनात्मक कार्यवाही अगर किसी के खिलाफ क्या है डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है तो कैसे लिया जाएगा, किसी ने अगर गलत तरीके से काम किया है, उसका संचालन किया है, मल फंक्शनिंग की है, भ्रष्टाचार किया है, तो कैसे क्या उस पर कार्रवाई होगी, वो सब भी इसमें बता रखा होता है। और लास्ट में अवकाश के नियम भी इसमें बता रखे होते हैं। ये तो बेसिक फंडामेंटल चीज है। दूसरा जो सेक्शन पढ़ा था जिसमें मैंने अपेंडिक्स वर्ड बोला था, एनेक्सर सॉरी है ना, एनेक्सर भी बोल सकते हैं, अपेंडिक्स भी बोल सकते हैं, ज्यादा एनेक्सर्स बोला जाता है। तो इनका क्या होता है, मतलब ये क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, तो यहाँ पे आप समझना ये होते हैं आ, कई टाइप के होते हैं। जैसे कि आप अगर जैसे देखोगे तो कुछ मुख्य नियमों, कुछ पूरक जानकारी, कुछ साक्ष्य के लिए भी है ना। जैसे कि मुझे कोई इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो भर्ती संबंधित कोई इंफॉर्मेशन है, ठीक है, मान लो भर्ती संबंधित कोई इंफॉर्मेशन है, उससे संबंधित मुझे कुछ एडिशनल सप्लीमेंट्री एक जानकारी चाहिए, तो वो तो वहाँ पे जो प्रोसीजर वाला कॉन्सेप्ट था वो पहली कैटेगरी थी, वहाँ पे तो एक नॉर्मल नियमावली से समझा दिया जाएगा। उसकी पूरी प्रोसीजर, उसकी जो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है वो कौन देगा हमें, वो दी जाएगी हमें इस अनेक्शंस के माध्यम से। वो कौन देगा, अनेक्शंस के माध्यम से हमें दी जाएगी। जैसे कि आप इस फोटो में देखना, ये मैं बता ही चुका हूँ, अलग अलग अनेक्शंस होते हैं। और जैसे कि एक एग्जाम्पल भी आपको दे रखा है, ये किसका एनेक्शर है, एनेक्शर लिखा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और अल्टीमेटली ये एक एनेक्शर है जो कि एक अधिकारी ने लिखा है। जैसे यहाँ पे इसका नाम क्या है, चीफ वेटरनरी ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, मतलब कर्नाटका स्टेट का है। तो इस पे हमारे लिए जरूरी नहीं है, बट ये एक फॉर्मेट है एनेक्शर का कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई भी जानकारी चाहिए हो, तो आप एक एनेक्शर उठाओ, उसी उसी से बिलोंग करता हो, उसी से रिलेटेड, उसी से स्पेसिफिक एनेक्शर उठाओ, उसको फिल करो, उससे रिलेटेड जो भी आपको अपनी बातें पहुंचानी है अपर लेवल पे अलग अधिकारी कर्मचारियों को, तो आप इनको फॉलो करोगे। आप ऐसे नहीं कि मुंह उठाए उनके ऑफिस में घुस जाओगे, वो बोलने लग जाओगे। आपको एक प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा, प्रॉपर प्रोसीजर होता है, एक हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपकी बात यहाँ पे क्या है सुनी जाएगी। यानी ये मैनुअल है। मैनुअल मतलब आपको बताता है कि आपकी स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स क्या होनी है, आपका एसओपी क्या है, आपको स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे कुछ। तो मैनुअल में बहुत ही क्लियर कट में समझा रखा है। जैसे कि आप देख सकते हो मध्य प्रदेश में जो राज्य सचिवालय है वो कुछ नियमावली पे काम करता है। अब समझते हैं वो काम क्या करता है, काम समझना है वो करता क्या है। जैसे यहाँ पे ये मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव बैठे हुए हैं और कुछ मतलब नॉर्मल या फिर जो उनके नीचे काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी होंगे, एडिशनल सेक्रेटरीज वगैरह होंगे, उनसे क्या कर रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं, उनसे डिस्कशन कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो सभी अधिकारी कर्मचारियों के साथ ये क्या है, डिस्कशन चल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तो नॉर्मल डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि साधारण सी यहाँ पे बात चल रही होगी शायद, इसलिए कम लोगों को बैठा रखा है। तो यहाँ लग रहा है बहुत स्पेसिफिक बात चल रही है, ठीक है। तो दो फोटो लगाने का मकसद मेरा ये है यहाँ पे कि आपको बता दूं कि दो प्रकार के काम यहाँ पे राज्य सचिवालय के अंतर्गत होते हैं। एक तो होता है सामान्य से काम, सामान्य काम जनरल फंक्शन, और एक होता है विशिष्ट काम स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। आप देख ही सकते हो विशिष्ट वाले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप के होंगे, महत्वपूर्ण टाइप के होंगे, थोड़ा उनका लेवल भी अच्छा खासा होगा कि उनसे डिस्कशन सबसे होना चाहिए, उसमें अप्रोच जो है थोड़ा सा वाइडर अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये समझो कि जो सामान्य काम होते हैं वो समझो राज्य सचिवालय के कौन कौन से काम होते हैं। तो हम सबसे पहले सामान्य काम समझेंगे, उनका विवरण समझेंगे, उनका उदाहरण समझेंगे और उसमें सचिवालय की विशेष भूमिका क्या है,
सचिवालय कौन सी विशेष भूमिका का निर्वाह करता है वो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखो पहला काम उसका पर्यवेक्षण का है, फिर नीति निर्माण में सहायता का है, नीति कार्य योजना में उसकी निगरानी का है, और फिर योजना का मूल्यांकन में। तो कुछ ऐसे 4 काम मैंने लिखे हैं, उसके आगे भी है, इनको समझो। जैसे पर्यवेक्षण के मामले में देखो वो क्या करता है, निगरानी और दिशा निर्देशन। राज्य प्रशासन में निगरानी और दिशा निर्देशन की जो भी हो रही है गतिविधियां, वो अच्छी से ही तो हो रही है कि नहीं हो रही। जब मैंने सरकार प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था जनता से ऐसा ऐसा कर देंगे, मैंने पॉलिसी बना दी, अल्टीमेटली वो इम्प्लीमेंट हो रही है जनता के बीच में, नहीं हो रही। वो निगरानी पे भी तो करना है, मॉनिटरिंग करना है। जैसे कोई जिले में कोई योजना है तो वो प्रगति कर पा रही कि नहीं कर पा रही है, तो वो अगर प्रगति नहीं कर पा रही तो प्रशासन क्या करेगा, सचिवालय क्या करेगा, उसको बहुत ही इफेक्टिव वे में फिर इम्प्लीमेंट करने में फोकस करेगा, थोड़ा सा अधिकारियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा निर्देशन बढ़ाएगा। ठीक है, ऐसा है। अगर बात आती है नीति निर्माण में सहायता करने का, तो ये क्या करता है, मंत्री को डेटा, दस्तावेज और उनको प्रदान करने का निर्णय करता है। जैसे मंत्री को मैंने अभी बताया ना कि स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को अगर स्किल डेवलपमेंट की कोई योजना, कोई कौशल विकास योजना लागू करनी है, तो उसको अलग अलग शिक्षा संबंधित अलग अलग विद्यार्थियों की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो शिक्षा विभाग देगा वो। तो मंत्री को डेटा दस्तावेज चाहिए तो वो कौन देगा, वहां पे बीच में आपको बताया ना राज्य सचिवालय काम करेगा, तो राज्य सचिवालय यहाँ पे करता है। जैसे स्कॉलरशिप योजना लागू करनी है, तो स्कॉलरशिप योजना किसको लागू करनी होती है, मुख्य रूप से शिक्षा विभाग करेगा, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा स्कॉलरशिप के लिए, तो वो वित्त विभाग देगा। वित्त विभाग और शिक्षा विभाग के बीच में क्या है, कोऑर्डिनेशन करना है। तो ये इससे संबंधित बातें ये होती है। बौद्धिक व तकनीकी यहाँ पे सहयोग देता है कि हाँ ये जो स्कॉलरशिप है इस चीज में हमें लागू करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो दिमाग भी लगा के बोलता है वो। फिर नीति कार्य योजनाओं की निगरानी करना है कि जो योजनाएं चल रही हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो पर्यवेक्षण था किसका, प्रशासन का, ऑलरेडी जो प्रशासन बना हुआ है, यहाँ पे जो नीतियां लागू की उनका पर्यवेक्षण निगरानी करना है। जमीन स्तर पे वो लागू हो रही है, जैसे लाडली बहना, आप समझ सकते हो कि वो क्या इम्प्लीमेंट हो रही है, लोगों को पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या वाकई उन महिलाओं को पैसा मिल रहा है जो वाकई उसके हकदार है, कोई और ही उठा के लेके जा रहा है। फिर उसके बाद योजनाओं की कार्यान्वयन पर की समीक्षा भी यहाँ पे की जाती है। और यहाँ पे लास्ट एक होता है योजनाओं का मूल्यांकन, कैसे योजनाओं को हम इवेल्युएट करें और क्या वो इफेक्टिव हुए कि नहीं है, इन सब की जानकारी भी यहाँ पे रखी जाती है कि सरकारी कार्यक्रम जो लागू किए जा रहे हैं वो प्रभावशील हैं कि नहीं है। जैसे आवास योजना, क्या आवास योजना से लोगों को घर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, उन सब की रिपोर्टिंग करना। तो आपने एक चीज देखी कि जो ऑलरेडी बना हुआ प्रशासन है उसकी निगरानी करो, अलग अलग जो मंत्री है उनको कोई भी डेटा चाहिए हो तो वो डेटा दे दो उनको, ठीक है। फिर उसके बाद जो योजना नीतियां हैं वो अगर बना दी हैं, लागू कर दी हैं, तो फिर वो जमीन पे दिख रही है कि नहीं दिख रही है। और लास्ट ये जैसे कि मूल्यांकन, योजना का मूल्यांकन, इवेल्युएट करो कि यार वो योजना लागू की थी तो उससे वाकई जो हमारा उद्देश्य था, लक्ष्य था कि महिलाओं की सुरक्षा करना, तो महिलाओं की सुरक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है। लोगों के घर बनवाने का एक लक्ष्य था, तो पैसे तो जा रहे हैं, लोगों के घर बन रहे हैं वाकई कि नहीं बन रहे हैं, तो ये मूल्यांकन करने का काम भी प्रशासन का होता है। तो हर समय यहाँ पे एक लाइन बहुत अच्छी लिखी हुई है, ऐसे काम जो हर समय राज्य के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी होते हैं वो सामान्य काम होते हैं, जनरल पर्पस के, जनरल फंक्शन टाइप के ऐसे काम होते हैं जो सुचारू रूप से संचालन होता रहे। कुछ फिर होते हैं स्पेसिफिक काम, स्पेसिफिक काम बहुत सारे होते हैं। स्पेसिफिक काम के मामले में ही राज्य सचिवालय क्या है, बहुत अच्छे से इफेक्टिवली वर्क करता है। स्पेसिफिक काम में होती है जैसे सचिवीय सहायता, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सचिव सहायता, यानी सेक्रेटेरिएट एडवाइस या एड करना, ठीक है, हेल्प करना। नीति नियोजन, सूचना का केंद्र, समन्वय कार्य के बाद परामर्श देना, मंत्रिमंडल के कार्य करना, राज्यपाल संबंधी काम करना, प्रशासनिक नेतृत्व देना, वित्तीय व बजट का काम करना, सांख्यिकी वाला काम, कार्मिक प्रबंधन वाला काम, संघीय समन्वय वाला काम और विधि संबंधी काम। तो ऐसे हमने सामान्य और विशिष्ट पूरे मिला करके देखे हैं तो 17 काम है। जो विशिष्ट काम हमने पढ़े हैं 13 और सामान्य काम पढ़े हैं 4, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कौन से विशिष्ट काम है। जैसे आपको मैंने बताया सचिवी सहायता, सचिव को सहायता, सचिव द्वारा सहायता देना, किसको देना, कैबिनेट को सहायता देना। सीधी सी बात है, कैबिनेट की बैठक करनी है तो उसमें डिस्कशन क्या होने वाला है, कौन कौन से मुद्दों में बात करेंगे, सचिव बताएंगे। सचिव साहब को पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, डेटा सब नॉलेज है उनको। तो एजेंडा क्या है उसका, ठीक है, जैसे मंत्रीगणों में को प्रशासनिक सहयोग देना, ये सब इसमें रहता है। नीति नियोजन, शासन की नीतियों उसकी योजना बनाना, नई औद्योगिक नीति जैसे बनाई जाती है, नीतिगत ड्राफ्टिंग करना उसका। सूचना का केंद्र में, देखो इसको रीड कर रहा हूँ क्योंकि बेसिक बातें हैं जो आपको पता है, और बस ये कि आप चाहो तो इसको थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा दिमाग में चली जाएंगे तो इसको थोड़ा सा उस हिसाब से देख लेना। और सूचना केंद्र, जैसे कुछ बातें तो मैं बता ही चुका हूँ, सूचना केंद्र तो है ही,
कुछ स्पेसिफिक मिल जाए तो उनको नोट डाउन भी कर लो, उनको याद कर लो अच्छे से। सूचना केंद्र कैसे होता है, मैंने बताया कि सचिवालय मध्यस्थ में बीच में बैठा होता है, अलग डिपार्टमेंट के बीच में कोई भी डिमांड है, कोई भी रिक्वायरमेंट है, डेटा वगैरह चाहिए हो, स्टैटिस्टिक्स चाहिए हो, तो बीच में सचिवालय क्या करता है, सब प्रकार के डेटा का कलेक्शन अपने पास रखता है। तो वो खुद भी रखता है और अलग अलग डिपार्टमेंट से मंगाता भी रहता है टाइम टू टाइम। तो वो सूचना उसके पास भर भर के होती है और टाइम पड़ने पर वो इकट्ठा करके उसको क्या है, पक्षों को भेजता रहता है। जैसे कोविड 19 के मामले में अगर बात करें तो बिल्कुल एग्जाम्पल है ये अच्छा कि हर एक डिपार्टमेंटल लेवल पे क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, हर एक डिपार्टमेंट कोविड 19 को थोड़ा सा रोकने में क्या काम कर रहा है। जैसे स्वास्थ्य विभाग तो कर ही रहा है। अब जैसे कोविड 19 फैला था तो क्या स्वास्थ्य विभाग की पूरी जिम्मेदारी हो जाएगी, क्या वही निपटेगा इस कोविड 19 बीमारी से? स्वास्थ्य विभाग एक, हम उसको पूरी जिम्मेदारी अथॉरिटी दे सकते हैं कि वो कर सकता है सबका मॉनिटरिंग, बट अलग अलग डिपार्टमेंट का भी यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है कि हर एक डिपार्टमेंट ने क्या क्या गतिविधि की है ऐसी। ठीक है, तो वो सब इसमें आ जाएगा, उसकी सूचना रखने का काम ये करेगा, सूचना का संप्रेषण करना, समेकन करना। समन्वय काम, विभागों के बीच में तालमेल बैठाना, शिक्षा व महिला विकास विभाग में संयुक्त योजना, जैसे कि अब मान लो शिक्षा और महिला ये दो ऐसे हैं कि दोनों के बीच में अगर एक तालमेल नहीं होगा ना तो महिलाएं बहुत पिछड़ जाएंगी, लैंगिक असमानता बढ़ जाएगी। तो जो हमारे वर्तमान समाज में जो महिलाएं हैं, अगर वो शिक्षित नहीं हो पाती ना तो उनकी सबसे बड़ी पिछड़ेपन का कारण वही बनता है, अशिक्षा। तो इसलिए इसलिए क्या है, शिक्षा विभाग को हमेशा और महिला बाल विभाग का विकास को हमेशा क्या है, आपस में कोऑर्डिनेट करके चलना चाहिए। शिक्षा विभाग को हमेशा महिला बाल विकास के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना चाहिए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चियां पढ़ेंगी तभी तो आगे बढ़ेंगी वो, सीधी सी बात है। इसलिए सचिव स्तर पर ये समन्वय, ये सचिवालय जैसे संगठन ही निभा पाते अच्छे से, वरना तो वो मंत्री क्या पता, ये सचिव महिला बाल विकास वाली मंत्री जो है इधर जा रही है तो शिक्षा मंत्री इधर जा रहे हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं पा रहा। शासन सचिव तो क्या होते हैं, वो तो उनके अंडर में काम करने वाले हैं, तो मंत्री उधर जा रहे हैं उधर भी चले जाएंगे, लेकिन मुख्य सचिव और राज्य सचिवालय उनको क्या करता है, पकड़ के लाता है और बीच में उनके बीच में तालमेल बैठाता है। परामर्श देना, परामर्श देना मतलब एडवाइस देना या फिर सजेशन देना, जैसे मुख्यमंत्री मंत्रियों को अलग अलग निर्णयों पर सुझाव देना कि पेंशन योजना पे ये काम कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो कि 60 से बढ़ा करके 65 साल तक के लोगों को आप पेंशन दे सकते हो। मुख्य सलाह देने का काम तो ये करते ही हैं। मंत्रिमंडलीय काम की बात करूं मैं तो यहाँ पे कैबिनेट कार्यों की व्यवस्था का ये लोग क्या करते हैं, समर्थन करते हैं और बैठक की कार्यसूची बनाते हैं, सभी दस्तावेजों कार्रवाइयों की तैयारी करते हैं। राज्यपाल की अगर मैं बात करूं, राज्यपाल को भी एडवाइस देने का काम कर देते हैं, उनके जैसे कि उनके अभिभाषण, उनके संदेश, अध्यादेश, ये सब तैयार करने में भी हेल्प करते हैं। राज्यपाल के लिए कौन करता है, राज्य सचिवालय करते हैं। देखो अध्यादेश तो सीधे सा अपने आप में एक कानून ही है, तो कानून का फॉर्मेशन आपको पता है सचिवालय के अंतर्गत ही होता है। राज्यपालों को क्या संदेश देना है, क्या उनको एड्रेस करना है विधानसभा में, अभिभाषण उनका स्पेशल एड्रेस होता है, वो क्या होना चाहिए। अब देखो आपको भी पता है राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वो जनता, वो सरकार की योजनाओं नीतियों का सफल क्रियान्वयन के ऊपर होता है, वो आगे हमारी क्या राह होगी वो सब पे डिस्कशन होता है। तो देखो ये सब करता कौन है, करने वाला तो सचिवालय ही है ना, तो वही बता पाएगा कि अभिभाषण में राज्यपाल को क्या बोलना चाहिए। इसलिए वही यहाँ पे क्या है, तैयार करते हैं इस चीज को। बजट सत्र में भाषण की भी बात वही तैयार करते हैं, यहाँ पे संवैधानिक दस्तावेजों की भी अभी तैयारी वहीं से होती है। प्रशासनिक नेतृत्व में देखें तो प्रशासन को दिशा निर्देश देना, नेतृत्व करना, विभागीय सचिव को दिशा निर्देश देना और मुख्य सचिव के स्तर पर नेतृत्व करना। और वित्त बजट एवं कार्य, तो बजट बनाना, वित्तीय अनुशासन करना, कृषि विभाग का वार्षिक बजट बनाना। ठीक है, अब जैसे बजट वाले मामले में थोड़ा सा ये रहता है कि बजट यानी कि किसकी बात हो रही, धन की बात हो रही है, और पैसा जो है कहाँ से आएगा, राज्य की संचित निधि से आएगा, यानी कि वो पैसा जनता का पैसा है। संचित निधि का पैसा जो उसमें जमा कर रखा होता है ना, वो जनता के टैक्स से पैसा होता है वो, तो उस पर खर्च करने का मतलब ये है कि उससे पैसा जो भी निकाला जाएगा, यानी कि इससे पूछो, जनता से पूछो। अब जनता के प्रतिनिधि बैठे होते हैं कहाँ पे, विधानसभा में, तो यानी कि विधानसभा से पूछ लो, सीधी सी बात है। तो यानी कि वित्तीय बजट कार्य, इस पे जो भी अलग अलग जैसे बजट का अपने आप में क्या विधेयक होता है, तो हम धन विधेयक बोलते हैं, वित्त विधेयक होते हैं, तो उनका कैसे क्या निर्माण होना है, उस पर किस तरीके से क्या अलग अलग व्यवस्था होना चाहिए, उस पर व्यय पे नियंत्रण, मूल्यांकन, इन सब की बातें राज्य सचिवालय अच्छे से कर पाएगा। खुद ही देखो मंत्री अपने स्तर पे ये कुछ नहीं कर सकते मैनेज, उनको इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती कि इवन उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि कोई बजट है तो जो किस किस प्रक्रिया से पास कराया जाता है। ठीक है, लास्ट यहाँ पे 4 काम और है। सांख्यिकी काम, आंकड़ों की नीति और विश्लेषण करना, बेरोजगारी जैसे रिपोर्ट बनाई जाती है। हाल फिलहाल में आपने देखी होंगी कि कई सारी रिपोर्ट्स आती रहती कि इवन जैसे मान लो
किसी मंत्री से किसी ने विधानसभा में प्रश्न कर लिया, 4 क्वेश्चन पूछ लिया, तारांकित प्रश्न पूछ लिया कि मध्य प्रदेश में कितनी बेरोजगारी दर है, बेरोजगार कितने परसेंट युवा हैं या फिर कितने लोग बेरोजगार हैं। अब मंत्री जी वहाँ पे दिमाग खराब हो गया, अब मैं कैसे बताऊँ, मतलब उनको तो कोई नॉलेज नहीं है, तो अपने विभाग के मंत्री के पास जाएंगे, सॉरी विभाग के सचिव के पास जाएंगे, शासन सचिव के पास जाएंगे। शासन सचिव उनसे कहेगा कि देखो बेरोजगार है, मतलब ये जो बात है, ठीक है, ये बात कलेक्टिवली अगर देखी जाए तो ये राज सचिवालय दे पाएगा। कैसे दे पाएगा? क्योंकि हर एक विभाग से जो भी इंफॉर्मेशन आती है, चाहे वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, हर एक विभाग से जो जो जैसे शिक्षा विभाग के माध्यम से ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि इतने साल इतने व्यक्ति बेरोजगार हुए हैं, मतलब इतने व्यक्ति इस साल ग्रेजुएट हुए हैं लेकिन इन्हें इनको नौकरी मिली है, इनको नौकरी नहीं मिली है, मतलब ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन शिक्षा मंत्रालय विभाग दे सकता है, कुछ कुछ वित्त विभाग दे सकता है, कुछ कुछ शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, मतलब हर एक विभाग से कुछ कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम जो है राज सचिवालय जब ऐसा कर लेता है, तो अल्टीमेट उस मंत्री को, जिससे वो बेरोजगारी वाला क्वेश्चन पूछा गया, तो वो मंत्री को इन्फॉर्मेशन कौन दे पाएगा? वो राज सचिवालय दे पाएगा। वो राज सचिवालय के पास वो आंकड़े इकट्ठे होते हैं, और वो आंकड़े अगर नहीं भी होंगे तो वो कुछ ही टाइम में वो इकट्ठे कर भी लेता है। उसके पास इतनी क्या है, मैन पावर होती है, उसके पास इतनी एफिशिएंसी होती है। तो बेरोजगारी रिपोर्ट बनाना, सांख्यिकी डेटा समन्वय करना, कार्मिक प्रबंधन, सेवा शर्तें, पदोन्नति, भर्ती, ये सब भी ट्रांसफर नीति में बनाना, एचआरएम नीति बनाना, संघीय समन्वय, केंद्र व अन्य राज्यों में संपर्क स्थापित करना, है ना, अलग राज्य दूसरे राज्यों में कैसे क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन बैठाना, बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी। नीति आयोग से संबंधित सहायता मांगना, ठीक है, और संवाद हेतु उनके संवाद सेतु के रूप में काम करना, संवाद के सेतु के रूप में। जैसे मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद है और केंद्र की मंत्रिपरिषद है, ठीक है, तो उसमें एक प्रकार से हमारे राज्य सचिवालय या केंद्र में नीति आयोग है जो, उसके बीच में राज्य सचिवालय अच्छे से क्या कर सकता है, बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है, सेतु काम कर सकता है। विधि संबंधी काम करना, विधेयक तैयार करना, भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक, ये सब ड्राफ्टिंग, वैधानिक समर्थन, ये सब तैयार करने का काम किसका होता है, राज्य सचिवालय का होता है। अब यहाँ पे राज्य सचिवालय की भूमिका, राज्य सचिवालय की भूमिका और रोल समझना है हमें, जो वो काम कर रहा है। तो काम तो देखो सीधी सी ये है कि नीति निर्माण वाले काम कर रहा है, मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार भी है, मंत्री की आंख कान भी है और मंत्रिमंडल का सहायक है, ठीक है। लेकिन जो ये नाम ऐसे दिए गए हैं, जो उसकी ऐसी भूमिकाएं हैं, वो भूमिकाएं उससे काम कौन करवा रही हैं, वो काम कौन करवा रहे हैं। जैसे अगर उससे पूछ जाए नीति निर्माण वाला काम अगर वो कर रहा है तो कैसे काम कर रहा है, जैसे फैसले लेने वाले काम कर रहा है। अगर मैं पूछूं प्रधान सलाहकार वाला काम कर रहा है मुख्यमंत्री सचिवालय के अंतर्गत, जो मुख्य सचिव हैं, अलग अलग सचिव हैं, तो वो प्रशासनिक फैसलों में सलाह दे रहे हैं। आंख का कान की बात अगर हो रही है तो वो जरूरी जानकारी दे रहे हैं, समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, उस पर ये हो रहा है। तो सहायक के रूप में यानी कि कैबिनेट की बैठक आयोजित करना, फैसलों की रिपोर्ट, मतलब एक प्रकार से हम आपके हेल्पर है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, मंत्रियों से ये कहा जाता है, हम आपकी बिल्कुल सहायता करेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये राज्यपाल का सहायक, भाई मतलब फंक्शन ही है एक प्रकार से राज्यपाल का सहायक, राज्यपाल को अध्यादेश वगैरह में, मुख्य समन्वयक, उनके बीच में तालमेल बैठाने में, मस्तिष्क मतलब एक प्रकार से सोचने योजना बनाने में हेल्प भूमिका निभाता है, सूचनाओं के अंदर सरकारी जानकारी मतलब सभी एक जगह मुहैया करवा देना, और राज्य का हितैषी मतलब राज्य की भलाई के लिए जो हो सके वो करेंगे, ठीक है, ऐसा रहता है इनका। अब एक प्रॉब्लम ये है कि राज्य सचिवालय में कुछ इश्यूज ये हो जाते हैं कि समस्याएं आ जाती है, कुछ दोष पैदा हो जाते हैं। वो दोष आप जैसे ये देख सकते हो कि बहुत ज्यादा कार्मिकों की संख्या होती है एक, मतलब आपने पद इतने सारे पढ़ लिए हो, हर एक पद पे एक व्यक्ति नहीं होता है, कुछ कुछ ऐसे पद होते हैं जो मल्टीपल होते हैं। अगर देखे जाए तो मुख्य सचिव एक है लेकिन शासन सचिव 54 है, उनके नीचे एडिशनल सेक्रेटरी बहुत है, उनके नीचे जॉइंट सेक्रेटरी बहुत है, फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी बहुत है, फिर सेक्शन ऑफिसर बहुत सारे हैं। इतनी बड़ी संरचना, इतनी बड़ा मतलब संगठन, इतना बड़ा एक कार्मिकों का पर्सनल का एक जो है नंबर हो जाएगा, तो फिर ऐसे में तो क्या होगा, ऐसे में तो कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इतने सारे लोग होने पर तेजी जो है ना, आपको पता है तेजी कहाँ जाएगी, तेजी जाएगी कचरे के डिब्बे में। मतलब जो एक रैपिड काम होते हैं वो रैपिड काम नहीं हो पाएंगे, जो एक रैपिड रिस्पॉन्स होता है वो नहीं मिल पाएगा, तेजी नहीं आ पाती, बजाय उलझन बढ़ जाती है, उलझन जरूर बढ़ जाती है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे पैदा होती है। और जैसे कि आपने अभी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल भी आप जैसे समझो कि ये जो बात लिखी है मैंने बताई है कि ज्यादा लोग होने से आप वैसे भी सोचो कि ज्यादा लोगों ज्यादा जल्दी काम हो सकता है, बट ज्यादा लोग होने से, बट अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, जैसे मैं बोलूँ कि ज्यादा लोग होने से काम जल्दी होते हैं एक बात है,
लेकिन ज़्यादा लोग होने के बावजूद अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वही ज़्यादा लोग नुकसानदायक बन जाते हैं। कैसे? जैसे एग्जाम्पल इसको ऐसे लोग की शादी हो रही है मान लो, अब शादी एक फंक्शन है उसमें इतने सारे लोग लगे हुए हैं, कोई अलग अलग काम में लगा हुआ है, जैसे मान लो खाना बनाने में 50 लोग लगा दिए आपने, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं, कोऑर्डिनेशन है तो बेहतरीन खाना बनेगा। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो एक व्यक्ति नमक डाल के चला गया मान लो सब्जी में, और उसने नहीं बताया कि मैं नमक डाल चुका हूँ, दूसरा व्यक्ति आया उसने भी डाल दिया, तीसरा व्यक्ति आया उसने ये मसाला डाल दिया, चौथा व्यक्ति आया उसने फिर से डाल दिया। वही हाल है, वही यहाँ पे हाल हो जाता है कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अगर मैं बात करूं कि बोझ किसका, काम का बोझ, फोटो में आप देख सकते हो ये काम का बोझ इतना ज्यादा हो जाता है यहाँ पे। ये सचिवालय, आपको एक फोटो में पुराने जमाने वाली फोटो तो दिखाई चुका हूँ, उसमें फाइलों के ढेर लगे हुए थे। तो बोझ की वजह से, इवन अब तो डिजिटल भी हो चुका है तो ठीक है, बट काम का बोझ तो है, होता है। देखो पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, तो समस्याएं, उनका निराकरण, उनके अलग अलग उनका एवेल्युएशन वो तो बढ़ ही रहा है, बट वो है कि वो थोड़ा सा रैपिड कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। लेकिन काम का स्तर भी बढ़ रहा है तो बोझ भी बढ़ रहा है, हर तरीके की चीजें बढ़ रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो एक्सेसिव वर्कलोड होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा काम हो जाता है उनके पास। और कुछ लोग, यहाँ पे एक दिक्कत ये भी है कि कुछ कर्मचारियों के पास काम ज्यादा हो जाता है, बाकी खाली बैठे रहते हैं। ये बहुत गंदी समस्या होती है हमारे सरकारी यही कर्म ये जो कार्यालय होते हैं, ऑफिसेस होते हैं, उनमें मैंने खुद पर्सनली ये देखा है कि कुछ इतनी घटिया स्तर पे काम करने वाले कर्मचारी होते हैं कि कुछ काम बिल्कुल मतलब 2 मिनट में होने वाला हो तो वो उसको इतना खींच खींच के, मतलब वो सिर्फ अपनी आलस की वजह से खाली बैठे रहते हैं, बट वो काम उसको रैपिडली नहीं करते हैं और लंबे समय तक अटका के रखते हैं। वही रेट टेपिज्म फिर बढ़ता है। जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई स्कूल है ना, कुछ स्कूल है मान लो, उसमें एक अच्छा सिंसियर टीचर है मैथ का। अब मैथ का है तो उसको थोड़ा दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ाने आ जाते हैं, थोड़ा सा मैथ सब्जेक्ट ऐसा होता ही है, साइंस वगैरह फिजिक्स वगैरह भी पढ़ा लेता है वो, केमिस्ट्री वगैरह भी। तो वो बेचारा मैथ्स भी पढ़ा रहा है, फिजिक्स पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, बट एक दो तीन टीचर और दूसरे हैं जिनको परवाह ही नहीं है, बैठे रहते हैं। वो क्लास में जाते हैं तो क्लास में सिर्फ सोने के लिए जाते हैं, चेयर पे सोने के लिए। ये सरकारी स्कूलों का हाल है। तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि कुछ कर्मचारी अधिकारी क्या होते हैं, सोते रहते हैं, कुछ इतना वर्कलोड उनके ऊपर बढ़ जाता है कि वो फुल एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाते हैं। फिर स्तरों की संख्या अधिक होना जिससे विलंब होता है। जैसे इस फोटो में आप देखो कि यहाँ पे युद्ध, एक ये दुश्मन देश का एयरक्राफ्ट आया, देखो ये दुश्मन देश का एयरक्राफ्ट इस देश के अंतर्गत, इस देश की सीमा में घुस रहा है, ये देश है एक, इस देश की सीमा में घुस रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये फाइटर जेट के जो पायलट्स हैं पूछ रहे हैं, फाइटर पायलट्स पूछ रहे हैं सर क्या करें, मतलब मार दें कि रहने दें। फिर ये पूछ रहा है इससे क्या करें सर, मार दें कि रहने दें। फिर इसने डिसीजन दे के भेजा, एक काम करो मार दो। फिर इसने इसको बताया, फिर इसने इनको बताया। आपको लग रहा है जब तक ये बचेंगे, ये तो पहले ही मिसाइल से उड़ा देंगे। तो ये क्या है, मतलब एक प्रकार से फालतू टाइप की हायरार्की बना रखी है जो बेवजह की है। एक हायरार्किकल लेवल जो है ना, बहुत डिले करने वाले कॉन्सेप्ट बन गए हैं आजकल। हायरार्की टू मच नहीं होना चाहिए। इतनी ज्यादा हायरार्की अगर हो जाएगी ना तो फिर तो सिस्टम ही खत्म। ये जैसे यहाँ पे फाइटर प्लेन्स जो अनुमति परमिशन मांगे जब तक, तो उनके ऊपर खुद ही अटैक हो जाएगा और खुद ही वो मारे जाएंगे। ऐसे में क्या होता है कि चीजें क्या होती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, फिर पूरा का पूरा ढांचा बर्बाद हो जाता है। एक बात बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, इसीलिए हमारे देश का जो डिफेंस है ना थोड़ा सा वीक रह गया है। वो तो अभी हाल फिलहाल में वर्तमान गवर्नमेंट ने एक सीडीएस जैसे पद बना दिए हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करते हो, फटाफट एक्शन होता है वहाँ पे, रैपिड एक्शन होता है। ठीक है, अब जैसे रैपिड एक्शन टास्क फोर्स वगैरह ऐसी भी कई सारी बनाई जाती हैं, फटाफट फैसले हों। तो इस तरह की संख्या अधिक होने से क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। फाइलों को मंजूर मिलने से पहले अब देखना क्या होता है, सबसे पहले आप फाइल लेके जाओगे तो सबसे पहले आपको अपर सचिव को देना पड़ेगा, फिर वो उप सचिव को देगा, फिर वो संयुक्त सचिव को देगा, संयुक्त सचिव अतिरिक्त सचिव को देगा, अतिरिक्त सचिव सिर्फ शासन सचिव को देगा, और शासन सचिव संयुक्त मुख्य सचिव के पास जाएगी। अगर मुख्य सचिव के पास आपको कोई मैसेज भेजना है तो वो इन इन चीजों से क्या है, गुजरेगा वो। अगर आपको सचिव के पास भेजना है तो फिर वो बीच में इन इन अधिकारियों के पास गुजरने की प्रक्रिया में आएगा। कितना बोरिंग काम है ये, कितना मतलब टाइम वेस्टिंग काम है, तो डिलेज बहुत होते हैं इन सबसे। ठीक है,
पासपोर्ट बनवाने आप जा रहे हो, वहां पे भी आप ऐसी चीजें देखते हो तो आपको क्या दिखाता है, ये दिखता है आपको, ठीक है। जैसे आप इसको देख सकते हो, ये दिखाता है कछुआ चाल, कि अगर ऐसी चीजें चलती रही तो देश में जो ढांचा है, जो इतना एफिशिएंट, इतना बेहतरीन ढांचा है ना, सेक्रेटेरिएट वाला, वो इस समस्या को अगर ठीक नहीं करेगा ना, इस दोष को ठीक नहीं करेगा ना, तो ये लोगों का एक तो सबसे बड़ा जो भरोसा है ना, वो खत्म हो जाएगा, ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। तो फिर जो जो अलग अलग पॉलिसीज हैं, योजनाएं हैं, वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगी। तो कल्याण कहाँ से हो पाएगा, लोग कल्याण नहीं हो पाएगा तो फिर देश का पूरा पॉलिटिकल गवर्नेंस सिस्टम धराशायी हो गया। इसलिए आप खुद ही देखोगे सचिवालय कितना महत्वपूर्ण एक संगठन हो जाता है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे खुद ये लगती है कि प्रोसीजर इतने बना रखे होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर मैं बोलूँ ना, तो प्रॉब्लम ये, अगर मैं डिलेज की बात करूँ तो वो डिलेज वाला कॉन्सेप्ट है। उसके बाद सबसे घटिया चीज मुझे ये लगती है, सेक्रेटरीज जो अलग अलग प्रशासनिक कार्यालय होते हैं, उनमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि नहीं सर, आपको ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी तभी आपकी फाइल ऊपर बढ़ेगी, नहीं सर आपको ये औपचारिकता पूरी करनी पड़ेगी तभी आपकी फाइल ऊपर बढ़ाई जाएगी, है ना। तो प्रोसीजर इतने डाल देते हैं, इतनी फॉर्मेलिटी डाल दी जाती है कि आप एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज में एकदम पक जाते हो। दिक्कत ये होती है कि छोटी छोटी चीज के लिए आपको एक लंबी प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, एक लंबी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। छुट्टी चाहिए थी आपको, मान लो, है ना, छुट्टी चाहिए थी आपको 2 दिन की, आपको शादी में जाना था किसी में, और आपको वो प्रोसीजर फॉलो करते करते वो 2 दिन कब बीत गए। सडनली मान लो आपको कल की, या फिर मान लो किसी का एक्सीडेंट, इलाज, मतलब किसी का चल रहा है हॉस्पिटल में, आपको उसको देखने जाना है, कोई आपके बिल्कुल नियर एंड डियर वंस है, जो करीबी लोग हैं, तो आपको अगर मान लो कल ही जाना है, आपको सडनली पता चला, तो आज आपने छुट्टी की एप्लीकेशन दी, परसों वो अप्रूव हो पाई, परसों आपको आने का दिन था, मतलब कल आप चले जाते तो परसों आपको आने, रिटर्न का टाइम था, और रिटर्न के टाइम पे आपकी छुट्टी अप्रूव हुई है। तो ये कितने घटिया स्तर पे क्या है, औपचारिकताएं होती हैं जो क्या है, अमानवीय हो जाती हैं। कई मामलों में आपने जैसे देखा होगा कि एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बॉडी पड़ी होती है, कोई घायल पड़ा होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, पुलिस फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी, तभी डॉक्टर उसको एडमिट करेंगे, तभी डॉक्टर उसको क्या है इलाज करेंगे, बिना उसके टच भी नहीं करेंगे जब तक वो मारा जाता था। इन चक्करों में क्या है, व्यक्ति मारा जाता था। तो अभी तो वर्तमान में ये सब चीजें खत्म कर दी हैं, कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता। मैं वर्तमान में की बात बता रहा हूँ, कोई वैसा नहीं होता। आप अगर किसी घायल को व्यक्ति को देखते भी हो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि डॉक्टर को उसको बिल्कुल ओपीडी में ले जाकर के, इमरजेंसी कार्यालय में अपने उस पे क्लिनिक में ले जाकर के उसका तुरंत इलाज करना पड़ेगा। कोई पूछताछ नहीं होगी, इवन कोई नाम वाम भी नहीं बताना पड़ेगा कि आप अगर ले जा रहे हो तो आपको नाम बताओ, आधार कार्ड, ये सब कुछ भी नहीं। आप सीधा सुप्रीम कोर्ट का आदेश बता रहा है कि आदेश है, कुछ भी नहीं बताऊंगा, सीधा इलाज करो, ठीक है। तो ये ऐसे ही क्या है, सचिवालय स्तर पे भी समस्याएं देखी जाती हैं, तो उससे प्रॉब्लम होती है आपको, ठीक है, होती सभी को ही होती है उसमें। तो कोई व्यक्ति अगर सचिवालय में जा रहा है तो ये समस्या उसको देखने को मिलेंगी। समन्वय, समन्वय ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो किसके बीच में समन्वय, सचिवालय और निदेशालय के बीच में समन्वय। ये समन्वय नहीं होगा ना, तो सचिवालय जो भी पॉलिसीज बना रहा है उसको इम्प्लीमेंट करने वाला कौन है, निदेशालय है। अगर इनके बीच में समन्वय नहीं है तो पॉलिसीज बनाई थी इस उद्देश्य के लिए, पॉलिसीज बनाई थी महिला सुरक्षा के लिए, और उसका क्या है, फायदा उठा रहे हैं पूरे समाज के लोग, फायदा उठा रहे हैं पुरुष, है ना। पॉलिसी बनाई थी महिलाओं के पुनरुत्थान के लिए, कौन सी योजना, कौन सी व्यवस्था, पंचायती राज में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की, ठीक है। या महिलाओं को एक प्रकार से एक हॉरिजॉन्टल जो एक रिजर्वेशन होता है ना, वो बनाया गया था। लेकिन उसका सही से इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो आपने देखा होगा, पति पंचायत, ये पति सरपंच, महिलाएं तो सरपंच होती हैं बट घर में बैठी रहती है, उनको उनका जो काम काज है कौन संभालता है, पति, उनके हस्बैंड संभालते हैं। तो सचिवालय ने काम तो कर दिया बट निदेशालय ने अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए, बस काम इस तरीके से होते हैं फिर। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेक्रेटेरिएट एंड डायरेक्टोरेट्स, ठीक है, ये व्यवस्था होती है। जैसे एक आप एग्जांपल देख सकते हो, एक इंजीनियर ने पुल का डिजाइन बना रहा हो, है ना, और ठेकेदार बिना उसे पूछे अपनी मर्जी से क्या है बनवा दे। अब इंजीनियर ने डिजाइन किया और ठेकेदार उसको बनवाने वाला है, यानी कि सचिवालय यहाँ पे क्या है, इंजीनियर है, और निदेशालय यहाँ पे ठेकेदार है। उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो क्या पुल टिकेगा, बिल्कुल नहीं टिकेगा। ठीक वैसे ही सचिवालय निदेशालय भी क्या है, आपस में जब कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नहीं टिक पाता है, वो धराशायी हो जाता है। एक बार से इस फोटो में देखो, ये अलग भाग रहे हैं, ये अलग भाग रहे हैं, ये अलग भाग रहे हैं, कोई किसी का पता ही नहीं, अंधे होके
गतिविधियां कर रहे हैं। और लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खतरनाक चीज ये होती है सचिवालय के अंतर्गत क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण, एक दूसरे काम में टांग अड़ाना, एक दूसरे काम में ताका झांकी करना। ठीक है, जैसे ये है बॉस कुछ ज्यादा ही यहाँ पे क्या है मॉनिटरिंग कर रहा है इस व्यक्ति की, तो वो क्या है सचिवालय कभी कभी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के जमीनी स्तर के कामों में भी दखल देने लगता है और टकराव होता है। ठीक है, अब कुछ काम ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आपको उन अधिकारियों को सौंप देने पड़ते हैं, बार बार उसमें टांग नहीं अड़ाना पड़ता है। आप इवेल्युएशन करो, आप मॉनिटरिंग करो, बट आप उनके काम में कुछ इंडिपेंडेंस दो, ऑटोनॉमी दो, जिससे वो एफिशिएंट तरीके से काम कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये सचिवालय वाला एक बहुत बड़ा टॉपिक खत्म हो जाता है, जिसको हमने पढ़ा, उसका कैसे क्या गठन होता है, उसका कैसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहती है, उसका प्रावधान क्या है, उसकी नियुक्ति, उसमें कौन कौन से अधिकारी, उसमें संगठन क्या है, क्या उनकी उनकी सबकी पदोन्नति के आधार पर नियुक्ति कैसे होती है ना, कौन करता है, उनके काम क्या है, उनकी अलग अलग भूमिकाएं क्या है, और सबसे बड़ी बात उनमें क्या क्या कमियां हैं, दोष क्या है। लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के सचिवालय, और आपने एक वर्ड और सुना होगा संचालनालय, और एक वर्ड है निदेशालय। इन दोनों के बारे में तो आपको पता चल गया है कि संचालनालय क्या होता है। तो देखो कोई कंफ्यूजन मत रखना, संचालनालय और निदेशालय एक ही होते हैं, ये और ये एक ही होते हैं। मैंने अलग क्यों लिख दिया, कुछ कुछ स्टेट्स में ऐसा होता है कि संचालनालय वर्ड यूज कर दिया जाता है, कुछ कुछ स्टेट्स में निदेशालय वर्ड यूज कर दिया जाता है, कुछ कुछ स्टेट में दोनों यूज करके चलते हैं। ठीक है, जैसे पशु विभाग निदेशालय, स्वास्थ्य लोक स्वास्थ्य संचालनालय, आपने ये ऐसे वर्ड सुने होंगे। स्वास्थ्य तो है, स्वास्थ्य विभाग तो है जो अलग अलग स्तर पे काम कर रहा है, मंत्री स्तर पे काम कर रहा है, ठीक है, शासन प्रशासन स्तर पे काम कर रहा है, सचिवालय स्तर पे काम कर रहा है। उसके अंतर्गत लोक स्वास्थ्य संचालनालय बना हुआ है, लोक स्वास्थ्य निदेशालय बना हुआ है। तो इस तरीके से क्या है, ये छोटे छोटे क्या है एग्जीक्यूशन वाले संस्थान भी काम करते हैं। तो ये देख लो आप, सेक्रेटेरिएट है, ये डायरेक्टोरेट है, और ये भी डायरेक्टोरेट है। दोनों इंग्लिश में तो दोनों को डायरेक्टोरेट ही कहा जाता है, संचालनालय को, निदेशालय को। तो संचालनालय निदेशालय में फिर से कह रहा हूँ, ज्यादा कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ नाम का अंतर है। ठीक है, दोनों क्या करते हैं, क्रियान्वयन का काम करते हैं। अब समझो इनके बारे में मैं थोड़ा सा अंतर जो बताऊंगा वो आप थोड़ा सा नोटिस करना। सचिवालय क्या करता है, नीति और बजट तय करता है। अगर मैं बोलूं कि इनके नीचे जो संचालनालय है वो नीति को लागू करने और कार्य योजना में काम करता है, और इसके नीचे में बात करूं तो निदेशालय जो जमीनी स्तर पर सेवा सुविधा को लागू करता है, उसको इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है। कैसे करता है इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, कैसे करता है। देखो सचिवालय जो होता है वो नीति बनाता है, पॉलिसी फॉर्मेशन, फोकस करना है इस बात पे। संचालनालय लागू करने की योजना बनाता है कि लागू करने के लिए हमें कौन कौन सी नियम को, कौन कौन से प्लान्स को, कौन कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, कि संचालनालय ये बताता है कि जो पॉलिसी आप बना रहे हो ना उसमें स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करने की स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। और निदेशालय अल्टीमेटली उसको फिर इम्प्लीमेंट करने जाता है जनता के बीच में। ठीक है, उसमें जो अधिकारी होते हैं सचिवालय में वो होता है सचिव और मुख्य सचिव और सचिव। इसमें होता है आयुक्त और संचालक, जिसको हम डायरेक्टर ही कहते हैं। और यहाँ पे भी निदेशक और जिला अधिकारी, जिसमें होता है डायरेक्टर और डीएम या फिर कलेक्टर होता है यहाँ पे निदेशक के रूप में। ठीक है, जो जिला स्तर पे काम करता है। अगर सचिव स्तर में बात करूं तो ये बताता है कि क्या करना है और क्यों करना है, ये तय करता है। क्या करना है और क्यों करना है ये तय करता है सचिव, कैसे करना है ये तय करता है संचालन, ठीक है, संचालनालय। और वास्तव में वो काम करना किसको है, अल्टीमेटली जमीन पे करने कौन वाला है, वो निदेशालय करेगा। बात ये है, यहाँ पे बहुत एक्यूरेसी के साथ समझो इसको। इसलिए सचिवालय को ब्रेन कहा जाता है। ये क्या है, मस्तिष्क है प्रशासन का। ये योजना कार्य संचालनालय, और ये उसके हाथ पांव है, यानी कि ये आखिर में कार्यपालक है, कार्यपालक है, या फिर उसको बिल्कुल क्या करने वाले हैं, क्रियान्वित करने वाले हो जो भी बनाया गया है। जैसे कि नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति को बनाया किसने, सचिवालय ने। शिक्षा अधिकारियों, जैसे कि शिक्षा अधिकारी कौन होंगे, कितने कितने स्तर के होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, उनका जो एक शिक्षा से संबंधित जो अलग अलग टीचर हैं, अध्यापक हैं, वो कितने स्तर के होंगे, और कितने कितने क्या स्कूल होंगे, कितने पॉपुलेशन पे स्कूल्स बनेंगे, उनमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल, और कैसे ये शिक्षा नीति इम्प्लीमेंट होगी, वो सब के सब दिशा निर्देश संचालनालय देगा। तो आखिर में वो जो नीति बनने वाली, क्रियान्वित लागू करने का काम जो है, विद्यालय बनाने का काम, जो सब कुछ काम ये निदेशालय करेगा। ऐसे ये तीनों संगठन क्या होते हैं, हर एक राज्य में काम करते हैं। कुछ जैसे मैंने बताया ना कि हर एक कुछ कुछ राज्यों में संचालनालय निदेशालय एक जैसा काम करते हैं,
कुछ कुछ में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, जैसे, है ना। तो वो आप देखना, जैसे लोक शिक्षण संचालनालय है, ये मध्य प्रदेश में, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन मध्य प्रदेश, इसका काम है मध्य प्रदेश के, सुनना ये काम बिल्कुल ऑफिशियली मैंने ये बात आपको मैं बता रहा हूँ कि जो ये डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन मध्य प्रदेश है, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक एजुकेशन यहाँ पे होना चाहिए, एजुकेशन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन नहीं, एजुकेशन, ठीक है। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक एजुकेशन मध्य प्रदेश, इसका काम है मध्य प्रदेश के स्कूलों में शिक्षा संबंधी नीतियों को लागू करना, शिक्षकों की नियुक्ति करना, स्थानांतरण करना, स्कूलों का प्रबंधन करना, और मुख्य संचालन लोक शिक्षण होते हैं ये, कि जो प्रमुख संचालक होते हैं वो लोक शिक्षण होते हैं, लोक शिक्षक होते हैं। मतलब ये जो है, ये व्यवस्था मध्य प्रदेश की है जिसमें लोक शिक्षण संचालनालय काम करता है। जैसे एक स्वास्थ्य सेवा संचालनालय भी है। स्वास्थ्य सेवा संचालनालय क्या करता है, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को लागू करता है, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन करना, उनका बीमारियों की रोकथाम के लिए काम करना, इनका प्रमुख स्वास्थ्य सेवाओं से, इसके प्रमुख स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े होते हैं। जैसे कि संचालनालय का जो प्रमुख होता है, संचालनालय, शिक्षण संचालनालय का जो प्रमुख होता है वो लोक शिक्षण से जुड़ा होता है, तो वैसे ही स्वास्थ्य सेवा संचालनालय का जो प्रमुख होता है वो लोक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोई प्रमुख व्यक्ति होता है, जैसे डॉक्टर वगैरह हो गए, ठीक है, ये सब होते हैं। पशु विभाग में मध्य प्रदेश के अंतर्गत पशु सेवा चिकित्सा सेवा निदेशालय, ये क्या करता है, पशुओं के स्वास्थ्य टीकाकरण कार्यक्रम, ठीक है, पशु चिकित्सालयों के प्रबंधन का काम करता है, इसमें प्रमुख निदेशक पशु चिकित्सा सेवाओं से होते हैं। तो सीधी सी बात है कि निदेशालय संचालनालय में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बाकी बाकी अगर थोड़ा बहुत तो आपको अगर कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ गया, स्टेटमेंट आ गया ऐसा कुछ, तो आप इस चार्ट के थ्रू अंतर बता सकते हो, ठीक है। मैंने बहुत इस लाइन के थ्रू बता रखा है बहुत सिस्टमेटिक ढंग से, ये आप लाइन बहुत अच्छे से देखो, जो आपको क्लियर कट बताएगी कि क्या करना है और क्यों करना है, सचिवालय करता डिसाइड करता है, कैसे करना है ये संचालनालय, और वास्तव में जो करने वाला होता है वो निदेशालय, ठीक है। तो अंतर इस आधार पे आप क्लियर कर लेना इनका। और लास्ट यहाँ पे चीजें हैं जो यहाँ पे ये खत्म हो जाती हैं। तो हमारा ये जो टॉपिक है आज का, मध्य प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की यूनिट 10 है, उसमें जो मध्य प्रदेश का राज्य सचिवालय, मध्य प्रदेश का जो प्रशासन है, राज्य सचिवालय है, उसका पहला टॉपिक हमने खत्म कर दिया है। इसी तरीके से हमारा जो है अगला टॉपिक सचिव के ऊपर होगा, फिर अगला टॉपिक आयुक्त वगैरह, ऐसे बहुत सारे, फिर जिलाधीश, उसकी भूमिका, उन सब पे हम आगे भी क्लास इसी तरीके से करते रहेंगे। और ये हमारा एक इंफॉर्मेशन है कि असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, जो आप ज्वाइन कर सकते हो। 25 टेस्ट है जिसमें 20 यूनिट वाइज टेस्ट और 5 FLTs है, तो आप इसको फटाफट ज्वाइन कर सकते हो, एवेल्युएट कर सकते हो अपने आप को। थैंक यू सभी को, जय हिंद।